वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो कहते हैं फ्रेंड्स, किस्मत लेकर आना और कर्म लेकर जाना, बस इसी का नाम है ज़िंदगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे ग्रुप डी, जो कि फ्रेंड्स आप लोगों के सामने 17 नवंबर 2025 से डेट प्रस्तावित है, होने वाला है पेपर। तो उसके लिए मैं आप लोगों के सामने रुक्मणी प्रकाशन बोले तो प्लेटफॉर्म बुक का 100 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने आ रहा हूँ, जिसमें आप लोग का एग्जामिनेशन पैटर्न, टीसीएस पैटर्न में सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा, जिसमें कि आप लोग के बीच में मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर, जीके, ये सारे क्वेश्चन को मैं डीपली बताऊँगा। और अगर आप लोग एक वीडियो भी हमारा देख लेते हैं तो काफ़ी आदत हो जाएगा आप लोगों का। तो चलिए देखते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं सेट नंबर 1 को भी अपलोड कर चुका था। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रही है। 20 ग्राम जल का ताप 15 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस करने के लिए उष्मा की कितनी मात्रा आवश्यकता है। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इसमें लेटेंट हीट के बारे में पूछ रहा है। क्लियर है? तो देखिए, लेटेंट हीट के लिए जब भी बोल रहा है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, उष्मा की कितनी मात्रा की आवश्यकता है। याद रखेंगे, जब भी टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो हमेशा या बढ़ता है या घटता है, तो हमेशा इसमें क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। क्या लिखते हैं? डिफरेंस लेते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं डेल टी। तो डेल टी का हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, यानी कि इसका होगा T2 माइनस T1। तो फ्रेंड्स 65 दिया T2 का वैल्यू और T1 का वैल्यू 15 दिया। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, आप लोगों के सामने 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 50 डिग्री सेल्सियस आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बोला उष्मा के बारे में क्लियर है। तो अल्टीमेटली आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए उष्मा को क्यू बोलते हैं। क्यू का फार्मूला होता है, आप लोगों के सामने एम लिखते हैं, एस इंटू चेंज इन टेम्परेचर लिखते हैं, यानी कि मास बोलते हैं। फिर आप लोग स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, चेंज इन टेम्परेचर बोलते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैं आप लोग के सामने वैल्यू पुट कर, देखिए एम, तो एम मास का वैल्यू कितना लिखा है, देखिए 20 ग्राम। तो हम लोग 20 लिख देंगे। स्पेसिफिक चेंज इन हीट टेम्परेचर, तो देख सकते हैं कितना 50 डिग्री सेल्सियस आया था। 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और 50 को अगर हम लोग 10 क्या लिखा, 20 से गुना करेंगे। 50 को हम लोग 10 से 20 से गुना करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक हीट तो नहीं लिख रहा, लेकिन हमेशा स्पेसिफिक कुछ नहीं दिया था तो एक मानते हैं। क्या मानते हैं? एक कैलोरी मानते हैं। तो इसके रिगार्डिंग 20 को हम लोग 50 से गुना करते हैं, तो आप लोग के सामने देखिए कितना आ जाएगा, 1000 आ रहा, तो 1000 कैलोरी आ रहा। तो इसके रिगार्डिंग क्यू का वैल्यू देखिएगा तो 1 किलो कैलोरी भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं काफ़ी मोहब्बत से। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगेन आई रिपीट, याद रखिएगा उष्मा की मात्रा यानी क्यू का जो फार्मूला होता है एम इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर होता है। क्लियर? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने ये रहा, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग को पूछा अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट्स पूछा लिक्विड्स का क्या होता है। हमेशा याद रखें, किसी भी लिक्विड में अगर आप लोग अशुद्धि मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है हमेशा इंक्रीज करता है, यानी कि बढ़ जाएगा। क्या होगा? ये बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या करें, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग को पता होगा, देखिए याद रखिएगा, जल के लिए वाष्पन की गुप्त उष्मा होती है, यानी कि लेटेंट हीट जो होता है जल के लिए, तो इसके लिए जो होता है आप लोग को पता होगा 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? और वही अशुद्धि मिलाने पर पदार्थ का गलनांक क्या होता है, कम जाता है। वही अगर आप लोग को मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, यानी गलनांक की बात कर, देखिए गलनांक कौन बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे घटता है। और वही बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, यानी क्वथनांक की बात करते हैं, तो क्वथनांक का वैल्यू बढ़ जाएगा। ये दोनों आप लोग को याद रखना है। क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। वही गलनांक क्या होता है, घटता है। और याद रखिएगा, द्रव्य से गैस बनता है तो 540 कैलोरी ग्राम होता है लेटेंट हीट। वही आप लोग का सॉलिड से लिक्विड बढ़ता है, यानी सॉलिड से लिक्विड जाता है, तो इसके लिए जो होता है वो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। ये दोनों चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवाणु में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन लिख रहा आप लोगों के सामने, डीएनए, कोशिका भित्तु, अंता प्रदत्ति जलिका, कोशिका द्रव। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जीवाणु में अंता प्रदवी जलिका और कोशिकांक का अभाव होता है। अगेन आई रिपीट, जीवाणु में यानी बैक्टीरिया में आप लोग का अंता प्रदवी जलिका का अभाव होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? बात ही करना चाहते हैं जीवाणु के बारे में। तो फ्रेंड्स याद रखें, जीवाणु की खोज सबसे पहले 1983 में एंटोनियो लोवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? एंटोनियो लोवेनहॉक ने किया था। क्लियर है? और इसके साथ साथ आप लोग याद रखें, जीवाणु का शरीर एक ही कोशिकाओं का बना होता है। इसके चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है और कोशिका भित्ति के नीचे कोशिका झिल्ली होती है। और बात करते हैं इसका आकार कितना होता है, 2 से लेकर 10 माइक्रो तक ही होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है?
चलिए बातें करना चाहते हैं डीएनए का। तो अल्टीमेटली फ्रेंड डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग जाने डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। क्लियर है। और इसका स्ट्रक्चर आप लोग देखे होंगे तो किस टाइप से होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है। चलिए कोशिका भित्ति। तो फ्रेंड देखिए कोशिका भित्ति तो पेड़ पौधे के जो कोशिका भित्ति हो उसके क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसे बोलते हैं सेल्यूलोज। वही आप लोग का जो कवक होता है उसके कोशिका भित्ति को बोलते हैं काइटिन बोलते हैं। क्लियर है। चलिए और पेप्टाइड बोलते हैं किसका, तो जीवाणु का बोलते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो, हड्डियों को परस्पर जोड़ने वाले तंत्रीय ऊतक को क्या कहते हैं। अल्टीमेटली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था, देखिए एक होता है हड्डी देखिए यानी बोन प्लस बोन। देखिए मैं आप लोगों को ट्रिक सिखाता हूँ। तो देखिए बोन प्लस बोन होता है, एक होता है एम प्लस बी यानी मसल प्लस बोन। दोनों को याद कर लीजिए। अगर बोन प्लस बोन रहेगा तो आप लोग पढ़े होंगे BBL यानी BBL होता है, यानी कि बोन प्लस बोन रहेगा तो इसे बोलते हैं लिगामेंट। और वही MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक का नाम याद किए होंगे आप लोग हिस्ट्री में। तो MBT यानी मसल बोन रहेगा तो टंडन हो जाएगा, अब बोन प्लस बोन रहेगा तो लेगामेंट होता है। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं ऑप्शन में नहीं दिया क्योंकि हिंदी लिख रहा। तो अगेन आई रिपीट फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा हिंदी में हम लोग लेगामेंट को कंडरा कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंडरा। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग अगर देखा है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। लिगामेंट इससे ही कहते हैं। क्लियर है। चलिए अगेन आई रिपीट, तो टंडन कंडरा कहते हैं यानी लिगामेंट कहते हैं। वही आप लोग का MBT रहता है यानी कि मसल प्लस बोन रहता है ना, तो उसे स्नायु कहते हैं। स्नायु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टंडन कहते हैं। क्या बोलते हैं, टंडन कहते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मानव के शरीर में कुल 639 मांसपेशियाँ पाई जाती है, जो पूरे शरीर का लगभग 40% पार्ट्स होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। वही बात करते हैं वसा उत्तक का। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स वसा उत्तक को इंग्लिश में बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं एडिपोज टिश्यू आप लोग का बॉडी का एक संयोजी उत्तक होता है, जिसे क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। इसका आकार गोलाकार एवं अंडाकार कोशिकाएं पाई जाती है। क्लियर है। जिसमें वसा की बूंदें भरी होती है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, अब पेशी उत्तक भी आप लोग पढ़े होंगे। कुल 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है रेखित, एक होता है अरेखित, एक होता है हृदय पेशी होते हैं। चलिए छुई मुई किस कुल का पौधा होता है। अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग अपने गांव समाज में देखे होंगे छुई मुई का पौधा होता है। तो छुई मुई का जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं लेग्यूमिनोसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेग्यूमिनोसी। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए एंड बात करना चाहते हैं कंपोजिटी। तो अल्टीमेटली कंपोजिटी के बारे में आप लोगों को बताता है। इसमें होता है सनफ्लावर होता है, गुलदाउदी होता है, गेंदा फूल होता है। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं हम लोग सोलेंस्की का। तो सोलेनेसी जो होता है वो आलू, बैगन, तंबाकू वगैरह को बोलते हैं। चलिए ये आप लोग का रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ गया। तो इसमें बोला निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसको काउंटिंग कीजिएगा तो देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 के कॉम्बिनेशन में आ रहा, और ये देखिए 1 1 2 कॉम्बिनेशन में यहाँ लिख रहा है। क्लियर है। तो इसमें अगर टोटल ऐड किया जाए तो 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये आप लोगों को सॉल्व करना है। तो फिर ये रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 में क्या ऐड किए कि 11 आ गया, +5 हो गया। फिर 11 में 6 ऐड करें तो 17 आएगा, 17। फिर यहाँ पे देखिए 8, यानी देखिए पहला में +5 ऐड करा, देन 6 ऐड करा, फिर क्या लिखा 7। तो हम लोग क्या करें 8 को ऐड करें। तो 24 + 8 कितना आ गया, 32 आ गया। तो 32 तो फिक्स हो गया। अब देखिए पी के बाद क्यू के बाद फिर हम लोग यहाँ पे देखिए तो 2 ऐड कर रहे हैं, यानी एस हो गया। फिर आप लोग को 3, तो फिर 4। तो भी में 4 को ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली भी में 4 करें तो जेड आएगा। तो 32Z, जो कि ऑप्शन के रिगार्डिंग है। देखिए तो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी को कर रहा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स लिख रहा 26 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था। अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग कैलेंडर पढ़े होंगे। सबसे पहले 2018 को तोड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो 2018 को तोड़ने से पहले, इससे पहले आप लोग किसको 400 से डिवाइड कीजिएगा तो इसके नियर आप लोग का 2000 आता है। क्लियर है। अब देखिए 2018 में 18 यानी कि पूरा क्लियर नहीं हुआ, तो यानी 17 साल आप लोगों का क्लियर हो चुका है। क्लियर है। अब देखिए आप लोग अल्टीमेटली पढ़ाओगे यहाँ पर, देखिए 17 हो गया। अब देखिए 17 साल तो हो चुका है, लेकिन इसमें कुल कितने लीप ईयर होंगे, कुल 4 लीप ईयर होंगे और कुल 4 लीप ईयर होंगे। क्लियर है। और साथ में आप लोग के यहाँ पे 1 जनवरी की बात कर रहे हैं। क्लियर है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आप लोग ऐड कीजिएगा तो देखिए टोटल ऐड कीजिए। सबसे 2000 में आप लोग का विषम संख्या 0 होता है। 2017 की बात करना चाहते हैं तो 17 4 21 और 1 22, तो 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो 1 जनवरी 2018 को अगर हम लोग बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर देखना चाहते हैं तो सोमवार आ रहा है। क्या रहा, सोमवार आ। लेकिन आप लोग देखिए यहाँ पे 26 जनवरी की बात कर रहे हैं, तो 26 जनवरी के लिए यहाँ पे कितना दिन एक्स्ट्रा जा रहा, तो आप लोग देखिए 25 दिन आ रहा। तो 25 और आप लोग का यहाँ पे 1 था, तो 25 और 1 26। तो 26 को हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे कीजिए तो रिमाइंडर कितना हो जाए 5। तो संडे में 5 जोड़ देंगे तो फ्राइडे आएगा। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। और फ्रेंड्स आप लोग का जो प्रोसेस होगा उसी के रिगार्डिंग आप लोग बनाइएगा। क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है।
22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? कुछ नहीं करना। अगर आप लोग देखिए 22 फरवरी के बाद दिख रहा है आप लोग को ये, सबसे पहले अगर आप लोग देखिएगा टोटल डेज कितना बच रहा, तो यहाँ पे देखिए 2002 से, यहाँ पे देखिए 22 फरवरी से लेके 22 फरवरी 2002 से लेके 22 फरवरी 2008 तक अगर देखिए तो टोटल, अगर टोटल सबसे पहले सबसे पहले यहाँ तक आप लोग 22 फरवरी 2008 तक देखिएगा, तो यहाँ पे टोटल अगर देखिएगा तो यहाँ पे ईयर 6 ईयर गैप हो रहा, तो 6 ईयर में देखिएगा तो एक आप लोग का क्या हो रहा है, यहाँ पे लीप ईयर जा रहा, क्लियर है, और बाकी आप लोग का नॉर्मल ईयर जा रहा। तो इसके रिगार्डिंग अगर शेषफल अगर कीजिएगा तो एक आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, शुक्रवार में एक दिन जोड़ देंगे, तो क्या आएगा, शनिवार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन, आप लोग बना लीजिए। देखिए क्या लिखा, 8 घर MNOPQRS और T एक बड़े परिसर में स्थित है। घर O घर N से पश्चिम में है, यानी कि फ्रेंड घर O जो है ना वह N से पश्चिम में, यानी देखिए N जो है ना N के पश्चिम में हो गया। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। देन में 20 मीटर की दूरी पे है, यानी कि फ्रेंड ये दोनों का जो डिफरेंस है वह 20 मीटर का है। जो घर जो घर M से दक्षिण में 30 मीटर की दूरी पे है, यानी कि N जो है ना वह M से 30 मीटर की दूरी पे है, दक्षिण में हो गया ये। अब लिख रहा घर M घर Q से पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पे, यानी ये जो है ना आप लोग को Q से कितना डिस्टेंस में 40 मीटर की दूरी पे है। घर P घर Q से दक्षिण में 50 मीटर की दूरी पे है, तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का देखेंगे, यहाँ पे आप लोग को क्या लिख रहा है, P के बारे में, तो ये दोनों का डिफरेंस लिख रहा है 50 मीटर का लिख रहा है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब लिख रहा घर R व S से उत्तर की ओर क्या लिख रहा है, 25 मीटर की दूरी है। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग यहाँ से अगर जानना चाहेंगे, यहाँ पे 25 लिख रहा नहीं है, 25 मीटर की R व S का दूरी, तो R और S का बोल रहा, तो चलिए R S के बारे में तो पूछ नहीं रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग R व S के बारे में बोल रहे, तो R S तो आप लोग को मिल नहीं रहा, ठीक है। देखते हैं, आप लोग को देखना पड़े P कहाँ से मिल रहा है। घर R P से पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पे है, यानी यहाँ से आप लोग का 40 मीटर की दूरी पर R के रिगार्डिंग, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए R का S से यहाँ पे लिख रहा था कितना, 50 लिख रहा था, तो सॉरी 15 लिख रहा था, यहाँ पे 15 कर देंगे। ये आप लोग का S के रिगार्डिंग पूछ रहा था। फिर S के रिगार्डिंग आप लोग का ये लिख रहा है आप लोग का 20 मीटर, ये T में, तो यहाँ पे 20 मीटर लिख देंगे। अब फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं घर Q R से किस दिशा में है, तो घर Q, तो ये घर जो Q हो गया, देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, स्पेस नहीं हो रहा। घर Q जो है R के रिगार्डिंग किस दिशा में है, तो आप लोग अल्टीमेटली देख सकते हैं उत्तर पूर्व में। कौन से, उत्तर पूर्व में, तो राइट आंसर कीजिए तो उत्तर पूर्व, जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चीज़ को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है, 11, तो इसमें तो पता ही नहीं चल रहा, देख लेंगे आप लोग, है ना। फ्रेंड्स मैं रीजनिंग वाले क्वेश्चन को स्किप कर देता हूँ, क्लियर है। अगर जो बताने लायक हो उसी को मैं बता दूंगा। चलिए देखता हूँ क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। यदि कोई पंचायत भंग हो जाए तो चुनाव हो जाने चाहिए। देखिए आप लोग पढ़े भी होंगे, यदि कोई भी पंचायत भंग हो जाता है तो चुनाव जो होने चाहिए भंग होने के तारीख से 6 महीने के अंदर होने चाहिए, 6 महीने के अंदर होने चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, क्लियर है। याद रखिए पंचायत के किसी पद रिक्त होने के पर 6 महीने के अंदर चुनाव होगा, क्लियर है। इसके साथ साथ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सदस्य के त्यागपत्र देने के 6 महीने के अंदर रिक्त पद का भरना भी अनिवार्य है, क्लियर है। और वही राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पद पर अधिकतम 6 महीना के पद पर तक रह सकते हैं, क्लियर है। और ये जो एमेंडमेंट आया था आप लोग पढ़े होंगे, 73वां संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो आया था, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था, जो कि बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर थे, जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना किया गया था, क्लियर है। चलिए और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाता है। अगर आप लोग अच्छे स्टूडेंट होंगे, जेन्युइन स्टूडेंट होंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं। भूटान राष्ट्र हिमालय में स्थित है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा भूटान राष्ट्र जो है ना हिमालय के पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ पे, ये पूर्वी भाग में। अगर आप लोग मैप भी बनाए होंगे ना, देखिए अगर भारत का मैप बनाते हैं तो आप लोग को पता होगा भूटान यहाँ पे आता है, तो ये पूर्वी भाग में स्थित है। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। बातें करना चाहते हैं देखिए भूटान, तो फ्रेंड भूटान जो होता है ना भारत और चीन के बीच में बफर स्टेट होता है। क्वेश्चन आता है भूटान क्या, तो भारत और चीन के बीच में बफर स्टेट होता है। बात करना चाहते हैं भूटान, तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा भूटान जो है ना भारत का कुल 4 स्टेट को टच करता है, भारत के कुल 4 स्टेट को टच करता है। और चारों का नाम आप लोगों को मैं काफ़ी अच्छे से बता देना चाहता हूँ, याद कर लीजिए साब। क्या नाम याद कर लीजिए, साब। अब देखिए साब से आप लोग को काफ़ी ईजी से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले एस फोर हो गया सिक्किम, ए फोर हो गया अरुणाचल प्रदेश, ए फोर हो गया असम, और बी फोर हो गया बंगाल। ये चारों डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, सॉरी स्टेट को टच करता है। और याद रखें भूटान के थंडर ड्रैगन को, भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि भी कहते हैं, क्लियर है। और इसकी राजधानी क्या है, थिम्पू है, क्लियर है। और इसकी भाषा क्या है, जोखरा है। क्या ये जोखरा है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा।
निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई थी? तो फ्रेंड फेमस, सबसे पहले भारत के 9वें राष्ट्रपति रहे डॉक्टर, 9वें नहीं थे बल्कि 2009 से लेके 9 तक थे शायद, 2003 से 9 तक थे शायद। डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा जो लिखा गया जो फेमस बुक था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ना तो देखिए अनटचेबल, तो अनटचेबल आप लोग पढ़े भी होंगे। अनटचेबल जो लिखा गया था वह अनटचेबल, ये तो लिखा गया था नीलकरी के द्वारा लिखा गया था। क्लियर है? वही बात करना चाहते हैं इमेजिंग इंडिया। तो इमेजिनरी इंडिया के बारे में मेरे माइंड में तो अभी नहीं है, लेकिन द लाइफ ट्री जो लिखा गया था वह डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी को क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? और याद रखिएगा भारत का मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को भी कहा जाता है। क्लियर है? और डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद को कहते हैं। लोकसभा के संदर्भ में सदन का नेता का अर्थ क्या होता है? अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग देख भी होंगे, आज के नेता के लोग को देखते होंगे सदन के नेता कौन है। तो फ्रेंड देखिए लोकसभा के संदर्भ में सदन का नेता किसे कहते हैं? तो प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है? अगेन आई रिपीट, लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ होता है प्रधानमंत्री या फिर प्रधान द्वारा नामित मंत्री को बोलते हैं। क्लियर है? अगेन आई रिपीट, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखिए भारतीय संविधान के रिगार्डिंग लोकसभा के बहुमत दल के जो नेता उसे ही प्रधानमंत्री बोलते हैं। क्लियर है? यदि वह लोकसभा का सदस्य हो तो, यदि है तो, ठीक है। और याद रखिए प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है वह राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इसके साथ साथ याद रखिएगा भारत में विपक्षी दल के नेता होने के लिए कुल लोकसभा का 10% सीट होना अनिवार्य है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और साथ साथ विपक्षी पार्टी के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्राप्त होता है। अगेन आई रिपीट, भारत अभी सदन के नेता कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए। क्लियर है? कहाँ से सांसद है? तो वाराणसी से सांसद है, लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं। क्लियर है? वही क्वेश्चन आया किसको हराया था, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए किसे हराया था। कांग्रेस के कोई थे, अजय बिष्ट थे शायद। ठीक है, अभी बताइएगा भारत में विपक्ष का नेता कौन है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ 2014 के बाद भारत में विपक्ष का नेता मिला, क्योंकि आप लोगों को मैं बताया था विपक्षी पार्टी का नेता बनने के लिए लोकसभा के सदस्य का कितना 10% सीट होना अनिवार्य है। तो कांग्रेस पार्टी आप लोगों को पता होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 99 सीट लाए थे, यानी कि टोटल कितना सीट है? 543 है। इसका 10% अगर निकालिए तो लगभग 55 सीट आना चाहिए, तो 55 प्लस हो गया था। इसलिए विपक्ष का नेता जो बनाया गया कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी को बनाया गया। किसे बनाया गया? राहुल गांधी को भारत में विपक्ष के नेता बनाया गया। क्लियर है? इससे पहले कौन थे? तो सुषमा स्वराज विपक्ष के नेता थे। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? वही बात करना चाहते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा भारत के भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। क्लियर है? जो कि आप लोग बताइए कहाँ से बिलोंग्स करते हैं? उड़ीसा के मयूरगंज से बिलोंग्स करती है। अब भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं जो कि 9 सितंबर 2024 को चुनाव हुआ था और 13 सितंबर 2024 को 25 को इन्होंने शपथ लिए थे, 25 में हुआ था। तो CP राधाकृष्णन थे। कौन थे? CP राधाकृष्णन थे। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, CP राधाकृष्णन थे। ठीक है, चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ 29/343 का 10 मतलब प्रसार क्या होगा? अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो देखिए 29 तो मैं लिख दूंगा, 343 किया था 7 का क्यूब है। अब याद रखिएगा आप लोग को मैं बताया था जब भी अगर 2 या फिर 5 का अगर आप लोग का पावर में आता है या फिर दोनों का मल्टीप्लाई में तो वो शांत होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी अगर आता है तो वह अशांत आवृत्ति के रूप में होता है। तो इसे बोलेंगे अशांत आवृत्ति। तो राइट आंसर बोलेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 का सबसे छोटा गुना जिसे 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। सबसे पहले जब भी छोटा गुणज की बात करना चाहते हैं जो संख्या आप लोग को दिया रहेगा इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 6, 9, 15, 18 का एलसीएम निकालेगा तो अल्टीमेटली 90 आएगा। क्लियर है? अब बोला छोटा गुणज तो हमें पता नहीं, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे के से, यानी के मान लेंगे छोटा संख्या। अब शेष कितना बचता है? 4। जो शेष बचता है उसको आप लोग ऐड कर दीजिए। क्लियर है? और फ्रेंड्स आप लोग क्या कीजिएगा, इसे 7 का बोला ना तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि कौन सा वैल्यू पुट कीजिएगा कि आप लोग का ये आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे के में कौन सा वैल्यू पुट कीजिएगा कि यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे आप लोग को खुद से माइंड को लगाना होगा। मान लीजिए 4 पुट करते के यहाँ पे, तो देखिए 90 को हम लोग 4 से गुना करेंगे तो 9 चौक 36 हुआ, यानी 360 आ गया। यहाँ पे 4 करेंगे तो कितना रहा? 364। तो राइट आंसर क्या करेंगे? 364 आएगा। तो फ्रेंड राइट आंसर क्या लिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। देखिए जितना शेष रहा था उसे ऐड करते हैं, ट्रिक से भी बना सकते थे इसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ओवरकोट 16% और 25% का क्रमिक छूट पर 1260 रुपये में बेचा जाता है, तो ओवरकोट का अंकित मूल्य क्या होगा? कुछ फी नहीं करना फ्रेंड। देखिए मान लीजिए इसका अंकित मूल्य हमें नहीं पता था x रुपया, मान लीजिए सबसे पहले 16% छूट करते हैं, तो अल्टीमेटली अगर आप लोग पढ़े भी होंगे, अच्छे से जानकारी होगा, तो आप लोग के पास 100 में से 16 को घटाएंगे तो अल्टीमेटली कितना है? 84% आ गया। क्या है? 84% आ गया। वही 25% का छूट का होता है, यानी 100 में से 25 को घटाएंगे तो अल्टीमेटली कितना आएगा? 75/100 आ गया। क्लियर है? बाई कितना लिख रहा है? 1260 आ रहा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 25 का पाला में 3 25 से 75, 25 चौक 100 हो गया। अगेन आई रिपीट, यहाँ पे कीजिएगा तो 3 चौक 12, यहाँ पे 20 आ रहा। ठीक है, अब 84 को अगर आप लोग 5 से गुना करते तो 5 टाइम्स कट गया। और हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 5 को 4 से गुना किए, 5 चौक 20 हो गया, और यहाँ पे 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पे टोटल देखेंगे तो 2000 आ रहा। कितना आ रहा? 2000। तो राइट आंसर करेंगे तो 2000 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलिए, एंड वेरी वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, एक व्यक्ति अपनी नाव से धारा के अनुकूल 525 मीटर की दूरी 250 सेकेंड में तय करता है और 7.5 मिनट में वापस आता है। शांत जल में नौकायन की चाल क्या होगा? वो भी किलोमीटर पर आवर में। कुछ नहीं करना फ्रेंड। देखिए सबसे पहले धारा की चाल निकालिए, तो धारा की चाल आप लोग का देखिए क्या लिख रहा? 525 लिख रहा। तो चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। तो देखिए दूरी कितना? 525 लिख रहा। समय लिख रहा था 250 सेकेंड लिख रहा था। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए इसको क्या करें? 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। होपफुली अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 7.56 किलोमीटर आ जाएगा। क्या आएगा? 7.56 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। लेकिन धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो देखिए आप लोग को विपरीत दिशा चाल में क्या होता है? दूरी बटा समय यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो क्या लिख रहा था? 7.5 मिनट। तो 7.5 मिनट यानी सेकंड में बदलें, यहाँ पे 7.5 कर दें, इसको सेकंड में बदलने के 60 से गुना करेंगे। अब इसको भी 18/5 से गुना कर देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसको सॉल्व किए तो 4.20 आ रहा है, यानी 4.20 किलोमीटर पर आ रहा है। क्लियर है? अब इसका औसत चाल यानी कि 7.56 प्लस 4.20 को एवरेज निकाल देंगे। तो अल्टीमेटली सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 7.56 से, और ये आप लोगों को 4.20 है, इसका एवरेज निकालेंगे यानी इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो आप लोग सॉल्व किए तो 5.88 किलोमीटर आ जाएगा। 5.88 किलोमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। किस प्रकार की संख्या सह अभाज्य नहीं होती है? सबसे पहले याद रखिएगा सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य नहीं कोप्राइम। तो कोप्राइम संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका HCF हमेशा 1 होता है। क्या होता है? जिसका HCF 1 होता है। तो कोई दो क्रमगत संख्या, तो देखिए मान लीजिए कि दो क्रमगत सम संख्या, तो हमारी 2 और 4, तो फ्रेंड्स अल्टीमेटली आप लोग को पता है इसका HCF निकालिए तो 2 हो गया। तो क्या ये आप लोग का सह अभाज्य होगा? नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए ना। बोला दो क्रमगत विषम संख्या, मान लीजिए 3 और 5, तो इसका HCF निकाले तो केवल 1 आएगा। दो अभाज्य संख्या, मान लो 2 और 3, इसका भी HCF निकाले तो 1 ही आएगा। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखा जाए ना तो कभी भी दो लगातार सम संख्या को प्राइम नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, वेरी वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडल तंत्र अभिव्यक्त होता है? अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़े होंगे, जिसमें एक होता है डिस्पर्स फेज, एक होता है डिस्पर्शन मीडियन होता है। तो उसके रिगार्डिंग सबसे पहले आप लोग देखे होंगे कोहरा, जिसे हम लोग बोलते हैं फॉग बोलते हैं या स्मॉग बोलते हैं। तो ये जो आप लोग का होता है, सबसे पहले देखिए ये गैस में क्या होता है? लिक्विड होता है, यानी गैस में लिक्विड होते हैं। देखिए गैस इन लिक्विड होते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले गैस एंड लिक्विड का जो सॉल होता है उसे बोलते हैं एरोसॉल। क्या बोलते हैं? एरोसॉल। तो हम लोग इससे अगर लिखना चाहते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एरोसॉल बोलते हैं। इस चीज़ को आप लोग को पता होगा। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये होता है गैस में द्रव हो गया, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया, और एरोसॉल बोलेंगे। क्लियर है? चलिए, वही बात करना चाहते हैं। देखिए लिक्विड इन लिक्विड, द्रव्य में द्रव, तो लिक्विड इन लिक्विड का जो एग्जांपल होता है आप लोग पढ़े भी होंगे, मिल्क होता है। क्या होता है? मिल्क होता है, जिसे बोलते हैं इमल्सन। क्लियर है? तो ये आप लोग पढ़े होंगे काफ़ी मोहब्बत से। अब देखिए द्रव्य में गैस बोल रहा है, तो द्रव्य में गैस, तो द्रव्य में गैस का एग्जाम्पल तो देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? अल्टीमेटली फ्रेंड्स अभी बारिश का समय आप लोग देखे होंगे बहुत सारे जगह पे जंग लग जाता है। तो संक्षारण जो होता है एक प्रकार का ऑक्सीकरण प्रकार की अभिक्रिया होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। यानी कि संक्षारण जो एक प्रकार का ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस लवण का प्रयोग करते हैं? सबसे पहले याद रखिए ब्लैक एंड वाइट, जिसे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं, यानी AgBr, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे सिल्वर ब्रोमाइड का। क्लियर है? आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जब सिल्वर ब्रोमाइड पर प्रकाश पड़ती है तो यह फोटोकेमिकल प्रतिक्रिया होती है जिसमें सिल्वर धातु और ब्रोमीन वाष्प बनते हैं। क्लियर है? और इसी के परिणाम से सिल्वर ब्रोमाइड का पीला रंग बदलकर भूरा हो जाता है। क्लियर है? आई होप आप लोग पढ़े होंगे। देखिए इसको मैं रिएक्शन करता हूँ तो देखिए ये आप लोग का सिल्वर ब्रोमाइड है। अगर हम लोग इसे देखिए ये आप लोग का धूप है, अगर इसको रिएक्शन करते सबसे पहले सिल्वर अलग होता है, ब्रोमाइड यानी Br2 बनता है। बैलेंस कीजिए तो आप लोग इस टाइप से कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए
और इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा AgNO3 तो फ्रेंड इसे बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं वोटिंग इंक में। क्या बोलते हैं, जो हम लोग वोट देते हैं तो वोटिंग जो इंक होता है उसमें हम लोग क्या होता है सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, चलिए। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, इसमें आप लोग को बताना, देखिए क्लास 10 का क्वेश्चन है, प्रक्रियात्मक समूह बताना। सबसे पहले देखिए COOH, ये आप लोग का कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। क्लियर है, RCOR, तो ये जो आप लोग का होता है ये कीटोन का, देखिए CO जहाँ बॉन्ड होता है इसे बोलते हैं कीटोन बोलते हैं। COOR ये आप लोग का एस्टर का होता है। किसका होता है, ये एस्टर का होता है। क्लियर है, चलिए। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखा है तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। आई होप आप लोग को मजा आ गया होगा। बातें करना चाहते हैं एल्कोहल का, तो एल्कोहल का बॉन्ड OH होता है। वही बात करना चाहते हैं एल्डिहाइड का, तो बॉन्ड CH होता है। वही बात करना चाहते हैं साइनाइड का, तो बॉन्ड CN होता है। ये सब सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। वही बात करें बेंजीन का, तो बेंजीन का C6H6 होता है। क्लियर है, और भी स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना चाहते हैं तो इस टाइप से आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। चलिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त में प्रारंभिक छानना एकत्र करता है। अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े सबसे पहले नेफ्रॉन क्या होता है, तो द स्मॉलेस्ट पार्ट्स ऑफ आवर किडनी इज नो है नेफ्रॉन, यानी आप लोग के बॉडी के किडनी का जो सबसे छोटा से छोटा पार्ट्स होता है उसे बोलते हैं नेफ्रॉन बोलते हैं। क्लियर है, तो नेफ्रॉन में रक्त में प्रारंभिक छानने को एकत्रित करने का जो कार्य करते हैं, फिल्ट्रेशन का जो वर्क करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। ये क्लास 10 अगर पढ़े होंगे अच्छे से तो उसमें चित्र में बताया गया। तो नेफ्रॉन का बोमेन कैप्सूल भाग रक्त में प्रारंभिक छानना एकत्र करता है। क्लियर है, इसके साथ साथ क्या आता है, वृक्क के चारों ओर पोरिटोनियम नामक झिल्ली पाई जाती है। क्लियर है, और फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा किडनी को 2 पार्ट्स में बांटा गया। अल्टीमेटली आप लोग देखे भी होंगे किडनी इस टाइप से आप लोग को बॉडी में भी होता है, देखिए इस टाइप से होता है। तो इसे 2 भाग में बांटा गया है। एक देखिए, एक होता है आप लोग का कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। क्लियर, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। और किडनी की सबसे छोटी इकाई को नेफ्रॉन भी कहते हैं। क्लियर है, और वृक्क का यानी कि देखिए किडनी का ग्लेरुलस भाग डायलिसिस का कार्य करता है। वही बोमेन कैप्सूल में छानने के बाद रुधिर नेफ्रॉन के बाद मौजूद कोशिकाओं के जाल में प्रवाहित होती है। ये सब सारी चीज़ों को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आ गया आप लोग का रीजनिंग का, देखते हैं क्या बोल रहा। देखिए डी का संबंध ई से, तो डी में ई बढ़ा दिए। टी आप लोग का 20 में होता है, भी होता है 22 में, यानी 2 बढ़ा रहे हैं। एच आप लोग का होता है GH यानी 8 होता है, वही 11 में आता आप लोग का होता है के, यानी 3 बढ़ा दें। के आप लोग का होता है 11 में, वही ओ होता है 15 में, 4 बढ़ा रहे। एम होता है आप लोग का 13 में, 18 में आई होता है। तो देखिएगा सब में शुरू में 1 बढ़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो यहाँ पे आप लोग को ग्रीन के लिए बोल रहा है, किसका बोल रहा है फ्रेंड, GREE है। तो अल्टीमेटली आप लोगों को कुछ भी नहीं करना फ्रेंड, कुछ भी नहीं। देखिए जी, तो जी के बाद हम लोग क्या करें, एच कर देंगे। ठीक है, RST, तो यहाँ पे टी कर देंगे। EFGH, तो हम लोग क्या करें, एच कर देंगे। आई होप क्लियर होगा। आई में भी हम लोग क्या करें, 4 बढ़ा देंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आई हो जाएगा। ई में आई हो गया, आई एन में आप लोग 5 बढ़ाए तो एस हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर काफ़ी मोहब्बत से ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। दे नेक्स्ट क्वेश्चन ये ना, देखिए ये आप लोग का वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे से बनाए होंगे। इसमें क्वेश्चन लिख रहा, देखिए दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करो और पीछे दिए गए पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे। विभिन्न भागों में दी गई संख्या विभिन्न व्यंजकों के लिए प्रसिद्ध रेस्तरां की संख्या दर्शाता है। देखिए ये लिख रहा आप लोग को, इसमें क्वेश्चन क्या लिख रहा देखता हूँ मैं। इसमें कॉमन पार्ट जो था उसी का आंसर ले जाता है। लिख रहा, कितने रेस्तरां अपने दक्षिणी भारतीय व्यंजकों और भारतीय व्यंजकों के लिए प्रसिद्ध है लेकिन पिज्ज़ा के लिए नहीं है। इसमें बोला पिज्ज़ा के लिए नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसमें देखिएगा ना तो 8 आ जाएगा इसका आंसर। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा ध्यान से, जो कॉमन नहीं मिलता उसे ही बोलते हैं। क्लियर है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर आ चुके हम लोग 28 में आ चुके हैं। देखिए आ चुके हैं ना, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में से पद चिन्ह के आ सकती है। देखिए सबसे पहले आप लोगों के सामने लिख रहा है 5 का 12 से, 12 का 26 से, 26 का 54 से। तो यहाँ आप लोग सेटिंग करते देख रहे हैं। 5 को अगर आप लोग 2 से गुना किए 10 आ गया, प्लस 2 करिए 12 आ गया। 12 को 2 से गुना किए तो 12 दूनी 24, फिर 2 ऐड किए 26, 26 दूनी 52 तो 54। तो हम लोग क्या करेंगे, 54 को भी आगे 2 से गुना करेंगे, देन 2 ऐड करेंगे। तो 54 को 2 से गुना के 108 हो गया, 108 है तो क्या था 110। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करें जो कि 110 लिख रहा है। क्लियर है, देखिए इसमें भी आप लोगों को काफ़ी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा। देखिए ओ का रिलेशन लिख रहा क्यू से, ओ क्यू यानी कि आप लोग का OPQ यानी 2 बढ़ा रहे हैं आर, 18 होता है। अब देखिए 18 का आप लोग का 3 यानी 15 से करा यानी 3 घटा दिए हैं। फिर देखिए ए आप लोग का 1 में होता है, फिर देखिए सी में करें यानी 2 बढ़ा रहे हैं। फिर देखिए एन होता है आप लोग का 14 में, के होता है 11, यानी कि अगर आप लोग देखे होंगे तो शुरू में +2 हो रहा, फिर -3, फिर +2 -3 हो रहा। इसके रिगार्डिंग आप लोग को फेलो को बनाना। देखिए FELLOW को करेंगे तो देखिए FELLOW सबसे पहले शुरू वाले कंडीशन में +2 ऐड करें तो F में 2 ऐड करेंगे तो FGH
तो यहाँ पे आप लोग का एच आ गया। अब ई होता है 5 में, लेकिन हम लोग 3 घटा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा बी। एल में हम लोग 2 बढ़ा देंगे तो एन होगा, फिर यहाँ पे 2 घटा देंगे तो आई होगा, फिर क्यू टी। इस टाइप से बनाइएगा तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस एक घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। एस आर के दाईं ओर बैठा है, पी एन के दाईं ओर बैठा है और एल के दाईं ओर बैठा है, आर ओ के दाईं ओर बैठा है और ओ एन के दाईं ओर बैठा है। यदि क्यू एस के दाईं ओर बैठा है तो एम के दाईं ओर कौन बैठा है। जब भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, आप लोगों को कुछ नहीं करना, सबसे पहले टोटल लोग को गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल लोगों की संख्या देख रहे होंगे आप लोग तो 8 है। हम लोग क्या करें, केंद्र की ओर हम लोग क्या करेंगे, देखिए 8 लोगों को बैठाएंगे, 2 2 2 4 2 6, ये 8 लड़का हो गया, ठीक है। अब आप लोग को बैठाते हैं, केंद्र की ओर है, ध्यान देखिएगा। सबसे पहले शुरू से स्टार्ट कर, लिखा है एस आर के दाईं ओर बैठा है, एस जो है ना आर के दाईं ओर बैठा है। हम लोग मान लेते हैं ये एस है, तो फ्रेंड्स आप लोग को पता हो, देखिए आर, तो आर के दाईं ओर कौन हो गया, एस हो गया, क्लियर है। फिर लिख रहा है पी एन के बाईं ओर बैठा है। अब देखिए एस और आर का कहीं रिलेशन लिख रहा है, देखते हैं। यदि क्यू एस के दाईं ओर बैठा, देखिए क्यू एस के दाईं ओर, तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करें, यहाँ पे क्यू बैठा देंगे, क्लियर है। अब क्यू का कहीं पूछ रहा नहीं, तो लिख रहा है एस आर के दाईं ओर हो गया, क्यू 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 का कहीं लिख रहा नहीं, तो यहाँ से हम लोग क्या करें, पी एन, देखिए यहाँ पे लिखा पी एन के एल के दाईं ओर बैठा, पी ओ के दाईं ओर बैठा, ओ एन के दाईं ओर बैठा है। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग को बना, मान लीजिए यहाँ पे पी ले लेते हैं, ठीक है। तो लिख रहा है पी एन के बाईं ओर बैठा है, तो पी एन के बाईं ओर बैठा है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए और एल के दाईं ओर बैठा है, यानी यहाँ पे एल के दाईं ओर बैठ गया। आर ओ के दाईं ओर बैठा है, यानी आर जो ओ के दाईं ओर बैठ गया। तो यहाँ पे अगर देखिए तो क्या आप लोग को बच गया, एम बच गया। तो बोला एम के दाईं ओर कौन बैठा है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड एम के दाईं ओर देखिएगा तो कौन आ रहा है, एल आ रहा। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। काफ़ी ईजी से बना सकते थे इसे। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप लोग को दर्पण प्रतिबिंब को चुनना है। देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, एक होता है दर्पण प्रतिबिंब, एक होता है वाटर प्रतिबिंब, यानी कि जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में क्या कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, लेफ्ट को राइट चेंज कर दीजिएगा और राइट को लेफ्ट चेंज कर दीजिएगा, ये चीज़ याद होगा। वही जल प्रतिबिंब में कीजिए तो अपर को लोअर कर दीजिएगा और लोअर को अपर कर दीजिएगा। तो हम लोग इसमें देखेंगे लेफ्ट को राइट चेंज करेंगे और राइट को लेफ्ट चेंज करेंगे। तो देखिए ये आप लोग का ये क्या था, ये लेफ्ट, ये क्या राइट में है तो इसको लेफ्ट में बदलेंगे। सबसे पहले इधर, तो देखिए ये आप लोग का हो सकता है ऑप्शन, देखिए जब भी स्टेप्स का आता है सबसे पहले कैंसिलेशन करने का प्रयास कीजिए। मैं आप लोग को क्या बताया, ये जो आप लोग का जो राइट में आ रहा है, देखिए ये जो आप लोग का जो रेक्टेंगल जो आ रहा है ना राइट में, ये सबसे पहले लेफ्ट में होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर हम लोग बी में जाते हैं, इसमें भी राइट में, तो कैंसिल कर देंगे। सी भी आ रहा था, कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन ए और आप लोग को 4 में चूज करना है। अब देखेंगे इसमें, अब आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, इसमें भी आप लोग का रेक्टेंगल यहाँ पे लेफ्ट साइड है, यहाँ भी देखिएगा लेफ्ट साइड, ये भी कैंसिल हो गया। तो आराम से आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये आप लोग का राइट में था तो ये लेफ्ट में होगा, ये आप लोग का लेफ्ट में था तो राइट हो गया। ये आप लोग का देखिए अगेन आई रिपीट, ये देखिए आप लोग राइट में था तो लेफ्ट में हो गया, ये लेफ्ट में था तो राइट में हो गया। इस टाइप से आप लोग देख के कर सकते हैं, ईजी क्वेश्चन होता है। आ चुका, देखिए राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। होपफुली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े भी होंगे, तो याद रखिए राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान जो हैदराबाद में, कहाँ पे ये, हैदराबाद में। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे। तो फ्रेंड्स याद रखिए स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव का जो हुआ था वह 1951 से 1952 के बीच में हुआ था। 1951 से 1952 के बीच में हुआ था, क्लियर है। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ प्रथम जो लोकसभा का जो गठन हुआ था वह 17 अप्रैल से हुआ था। देखिए मैं लिख देता हूँ 17 अप्रैल 1952 में हुआ था, जो कि 4 अप्रैल 1957 तक चला था, क्लियर है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्तमान समय में। याद रखिए अभी वर्तमान में भारत में 18वां लोकसभा चल रहा है। याद रखिए अभी भारत में कौन सा लोकसभा चल रहा है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो वही वर्तमान में भारत में कौन सा लोकसभा चल रहा है, ये तो 18वां लोकसभा चल रहा है, क्लियर है। और इसका टेन्यूर की बात करना चाहते हैं, इसका सेशन जो चल रहा है 2024 से लेकर 2029 तक चलेगा, क्लियर है। और इस बार जो 18वें लोकसभा का जो अध्यक्ष है यानी ओम बिरला है, कौन है ये, ओम बिरला। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़े, ओम बिरला है। और ओम बिरला कहाँ से सांसद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो राजस्थान के कोटा से हैं, ठीक है। और लोकसभा का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पूरा होने से पूर्व ही यदि होता है तो उसे मध्यवर्ती चुनाव भी कहते हैं। और लोकसभा का जो गठन होता है, देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ लोकसभा का जो गठन होता है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 81 के रिगार्डिंग होता है, क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ इसी में आर्टिकल नंबर 331 जो था वह एंग्लो इंडियन के लिए था, जो उसको हटा दिया गया, क्लियर है। ये सब सारी चीज़ को एक ही जगह पे मैं पूरे के पूरे बता देता हूँ।
भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु अर्हता क्या है? सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ से मैं 10 क्वेश्चन सिखा देता हूँ, देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा संवैधानिक पद पे होता है राष्ट्रपति, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बोलते हैं। और साथ साथ एक होता है वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ तक याद हो गया। साथ साथ राज्य के सबसे बड़े पद पे होते हैं गवर्नर, और एक और होते हैं वाइस गवर्नर यानी कि डिप्टी गवर्नर। तो ये सारे याद रखिएगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और वाइस गवर्नर, ये सब सारे का जो टेन्यूर होता है यानी मैक्सिमम जो उम्र होता है वह 35 वर्ष होता है, यानी न्यूनतम उम्र क्या होता है 35 वर्ष होता है। चारों को याद कर लिए। देन आप लोग को पता होगा, देखिए सबसे पहले एक होता है राज्यसभा, एक होता है राज्यसभा जिसे हम लोग बोलते हैं उच्च सदन, क्लियर है, यानी कि बड़े बड़े लोगों का समूह सदन बोला जाता है। तो याद रखिए राज्यसभा, देखिए यहाँ लिख देता हूँ राज्यसभा, ठीक है। एक होता है राज्यसभा, तो राज्यसभा के आधार पर एक होता है विधान परिषद। आप लोग पढ़े, मैं बताया था विधान परिषद कितने राज्यों में था, कुल भारत के 6 राज्यों में है। तो विधान परिषद, तो विधान परिषद के जो सदस्य होता है उनका जो उम्र होना चाहिए वो 30 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। अब वही बात करना चाहते हैं नेक्स्ट का, तो बात करना चाहते हैं लोकसभा। तो फ्रेंड लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल वही न्यूनतम उम्र वही इसी के तर्ज पे होता है आप लोग का विधानसभा, विधानसभा का ये दोनों का जो न्यूनतम उम्र होता है वह 25 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। अब आप लोग को पता हो कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री बनता है या फिर प्रधानमंत्री किसी देश का बनता है तो लोकसभा का नेता ही बनते हैं, कौन? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का बनने का न्यूनतम उम्र क्या हो गया? 25 वर्ष हो गया। और वही विधानसभा के जो जीते हुए पार्टी के सदस्य रहते हैं वो बनते हैं मुख्यमंत्री। तो विधानसभा का न्यूनतम उम्र क्या हो गया? 25 वर्ष। तो आप लोग का आंसर आ गया। तो राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या आ गया? 25 वर्ष आ गया, क्लियर है। वही वोट देने का जो अधिकार होता है कितना वर्ष होता है? 18 वर्ष होता है। वही पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 साल होता है। ये सब सारी चीज़ों को एक जगह पे आप लोग कर लीजिएगा, क्लियर है। तो राइट आंसर क्या देखा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, क्लियर है। अगेन आई रिपीट, देखिए मैं लिख देता हूँ, सीएम बनने के लिए या फिर पीएम बनने के लिए सबसे जो न्यूनतम उम्र होता है वह 25 वर्ष होता है, क्लियर है। याद रखिएगा आप लोग, क्लियर है। और वह 21 वर्ष जो होता है वह पंचायती राज या नगर पालिका का चुनाव जीतने के लिए होता है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और फ्रेंड्स बात करते हैं मुख्यमंत्री का, तो याद रखिए राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं, क्लियर है। और याद रखिएगा अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 164 के तहत, देखिए आर्टिकल नंबर 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और वही फ्रेंड्स याद रखिए आर्टिकल नंबर 165 जो होता है 165 जो होता है वह राज्य का महाधिवक्ता। देखिए मैं थोड़ा सा 3-4 को और मैं रिकॉल करवाता हूँ। सबसे पहले याद रखिए एक आर्टिकल नंबर होता है 163 के तहत ये बोला गया राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्री परिषद का गठन किया था जिसका शीर्ष पर होता है मुख्यमंत्री। वही 164 ये बोला जाता है 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। और वही 165 के तहत क्या होता है? राज्य का महाधिवक्ता होता है, राज्य में महाधिवक्ता होता है जिसे बोलते हैं एडवोकेट जनरल बोलते हैं, क्लियर है। चलिए और फ्रेंड एक और इंपॉर्टेंट होता है आर्टिकल नंबर 213। आर्टिकल नंबर 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। क्या जारी करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये। सबसे पहले याद रखें बंगाल सती अधिनियम कब लागू हुआ था? 1829 में। होपफुली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा 1829 के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो कि ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोग को बताना चाहता एक्ट नंबर 17 जो थे, एक्ट नंबर 17 के द्वारा सती प्रथा का अवैध घोषित किया गया था, क्लियर है। और सती प्रथा को ध्यान से सुनिएगा, केवल सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय का महत्वपूर्ण योगदान था, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा, वही बात कर, इसमें तो वैसा क्वेश्चन। चलिए यदि संख्या ए 6 और 21 से विभाज्य है तो 5a किससे विभाज्य होगा? सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है? यदि संख्या ए 6 और 21 से विभाज्य है तो देखिए जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है ना 21 और 6 का, हम लोग क्या कर ए निकालने के लिए देखिए दोनों विभाज्य है तो हम लोग इसका और 21 यानी 6 और 21 का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो अल्टीमेटली 6 और 21 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? 42 आएगा। तो हम लोग को 5a निकालना, तो 5 ए का वैल्यू कितना आता है? 21 42 आया था ना, तो 42 को लोग 5 से गुना करें कितना है? 210। तो राइट आंसर आएगा 210। तो राइट आंसर देखें तो 210 है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। 20 गेंदों का क्रय मूल्य 18 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले आप लोग देखिए 20 क्रय मूल्य कौन बोलते हैं? सीपी बराबर, यहाँ पे क्या करेंगे? 18 एसपी करेंगे, क्लियर है। अब दोनों इक्वल कर दिए तो हम लोग यहाँ पे रेशियो निकालेंगे। देखिए सीपी बाय एसपी करेंगे, सीपी बाय एसपी। तो देखिए यहाँ पे 18 है और यहाँ पे क्या है? 20 है। तो यहाँ पे हम लोग रेशियो तोड़ेंगे तो 9 बटा क्या रहा? 10, यानी कि मैं 9 रुपये में खरीदे और 10 रुपये में बेच रहे हैं। तो दोनों का अगर प्रॉफिट देखना चाहते हो तो 1 रुपये आ रहा है। किसके कंपेरिजन में? 9 का गुना क्या करेंगे? 100 कर देंगे। तो इसके रिगार्डिंग सॉल्व किया तो 100 बटा 9 आ रहा, 100 बटा 9% आ रहा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो राइट आंसर जो आ रहा है ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं।
चलिए ये रहा 37 क्वेश्चन फ्रेंड्स। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, अभी और मैं बता रहा हूँ। निम्नलिखित में कौन से भिन्न सबसे बड़ी है? तो देखिए भिन्न में सबसे बड़ी अगर बोलता है ना, तो आप लोग क्या कीजिए, सारे का आप लोग सबसे पहले जो डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर को आप सुनिए ना, एक काम कीजिए, आप लोग डिवाइड करिए। 5 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 0.6 आएगा, क्लियर है। वही 10 को 7 से डिवाइड किया तो 0.7 आएगा। 15 को 11 से डिवाइड किया तो 0.73 आएगा। वही 20 को 13 से डिवाइड किया तो 0.65 आएगा। अब देखिए सबसे बड़ा कौन आ रहा है, 0.73 आ रहा है, जो कि 11/15 का आ रहा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइन बी बराबर 15/17 है तो कॉस बी ब्रैकेट सेक बी माइनस टैन बी का मान कितना होगा? देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है, मैं इजी से बता दूंगा। देखिए सबसे पहले आप लोगों को त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, साइन बी बोल रहा, हम लोग एंगल बी बोल रहा, तो हम एंगल यहाँ पे बी मान लें, क्लियर है। अब देखिए हम लोग ए मान लेते हैं, 90 मान लेते हैं, ठीक है, ए बी सी मान लिए। अब देखिए साइन बी बोल रहा, तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर एंगल बन रहा तो इसके सामने जो रहा ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 15 लिख रहा और हाइपोटेनस का वैल्यू 17 लिख रहा, क्लियर है। तो अल्टीमेटली इसका बेस का वैल्यू क्या आ गया, अगर आप लोग बेस का निकालेंगे या फिर ट्रिपलेट याद किए होंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 8 आ गया, क्लियर है। और हम लोग को निकालना कॉस बी, सबसे पहले कॉस बी यानी इसके रिगार्डिंग करें तो कॉस बी का फॉर्म होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस का वैल्यू कितना है, 18 और हाइपोटेनस का वैल्यू 17 आ गया। और हम लोग ब्रैकेट बंद करें सेक बी, तो सेक जो होता है वो कॉस का अपोजिट होता है, तो इसका अपोजिट कर देंगे, 17/8 हो गया, क्लियर है। माइनस टैन बी, तो टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कितना रहा 15 और बेस कितना रहा 18। तो आप लोग फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 18/8/17 आ रहा। अब देखिए 17 में से 15 गया, 2/8 आ रहा, क्लियर है। तो ए 8 कैंसिल हो गया, तो 2/17 आ रहा, क्या आ रहा, 2/17 आ रहा। तो फ्रेंड राइट आंसर करेंगे तो 2/17 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या लिख रहा। पाइप एक्स एक टंकी को 60 घंटे में भर सकती है, जबकि पाइप वाई उस टंकी को 72 घंटे में भर सकती है। दोनों पाइप को एक साथ 20 घंटे के लिए खोला जाता है, तो टंकी का कितना भाग बचेगा? कुछ नहीं करना फ्रेंड, सबसे पहले देखिए हम कुछ नहीं करेंगे। देखिए आप लोग का इस 60 भाग एक्स को भर रही है, ठीक है, और वही वाई कितना भाग भर रहा है 72 में। अब दोनों को कितना घंटा के लिए खोल रहे हैं, तो 20 घंटा के लिए। सॉल्व कर लीजिए ना, 60 और 72 का एलसीएम निकाले तो 360 आएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे करेंगे तो 5 आएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। और हम लोग यहाँ 20 से गुना करें तो 20 का पारा में 360 जो आता है वो 18 बार में आता है, क्या आ गया 18 बार में। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो 11/18 आ गया, क्या आ गया 11/18 आ गया। और आप लोग को बोला कितना शेष भाग खाली रहता है, तो 18 में से 11 गया, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स 11 यहाँ पे कीजिए तो 7/18 आएगा, क्या आएगा 7/18 आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो 7/18। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 41 आ गया, देखते हैं 41 क्या लिख रहा। क्षितिज के निकट सूर्य से आने वाली प्रकाश हमारी आंखों तक वायुमंडल से पहले वायु की मोटी परतों से होकर गुजरती है, और पृथ्वी के वायुमंडल के अपेक्षा के अधिक लंबी दूरी तय करना पड़ता है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स पहला आप लोग का बिल्कुल सही है। क्षितिज के निकट अधिकांश नीले प्रकाश को और छोटी छोटी तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश कणों का इधर उधर प्रकीर्णित हो जाती है, और हमारी आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश अपेक्षा के अधिक तरंगदैर्ध्य का होता है। उपरोक्त में कौन सा कथन हमें सूर्योदय एवं सूर्यास्त से सूर्य के लाल रंग, देखिए सूर्योदय के लाल रंग को समझाने में मदद करता है। तो फ्रेंड अल्टीमेटली क्लास 10th का क्वेश्चन है ये। तो आप लोग को मैं क्लास 10th में जो पढ़ाता हूँ बताया था, देखिए ये मान लीजिए सूर्य है, क्या ये सूर्य है, और आप लोग को पता होगा देखिए ये आप लोग का पृथ्वी है। तो यहाँ से देखिए आप लोग को थोड़ा सा बता, आप लोग पढ़े, देखिए ये हमारा वायुमंडल, यहाँ पे मान लिया हम लोग ये आप लोग का अर्थ हो गया, क्या हो गया अर्थ हो गया। ये देखिए यहाँ पे सूर्य है, तो यहाँ से आता है काफ़ी लंबी दूरी तय करना पड़ती है, ठीक है, जिसके पहले सबसे पहले वायुमंडल की मोटी चादरों से होकर गुजरने पड़ती है। इसी समय क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णित होती है, तो नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होने की वजह से नीले रंग पूरा फैल जाता है, और लाल रंग का कम होने का प्रकीर्णन हुआ बच जाता है, इस वजह से हमें लाल रंग दिखाई देता है। तो देखा है तो राइट आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों होते हैं, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे, क्लियर। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग को मैं और बताना चाहता हूँ, देखिए रैले के अनुसार प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है यानी प्रकाश स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर वेवलेंथ का 4 पावर होता है। ये भी आप लोग याद रखें, अकॉर्डिंग टू रैले ये क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर है। और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होता है, खतरनाक संकेत का रंग लाल रंग का होता है। ये सब सारी चीज़ों को याद रखिएगा। आयरन का शुद्धतम रूप क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताया था आयरन का सबसे जो शुद्धतम रूप होता है उसे क्या बोलते हैं, तो पिटवा लोहा कहते हैं। क्या बोलते हैं, पिटवा लोहा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। बातें करना चाहते हैं लोहा के बारे में, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए यहाँ पे लोहा,
तो देखिए लोहा लोहा लोहा, तो लोहा के बारे में डिस्कस कर देना चाहते हैं। देखिए 3-4 पॉइंट्स आता है। सबसे पहले देखिए इसका संकेत जानिए, तो इसका संकेत होता है Fe होता है, परमाणु संख्या बोले तो 26 होता है। क्लियर है। अब इसके कुछ अयस्क भी होते हैं, यानी कि देखिए सबसे पहले होता है हेमेटाइट, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 होता है। एक होता है मैग्नेटाइट, जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4 होता है। एक होता है सिडेराइट, जिसे Fe2CO3 बोलते हैं। इस टाइप से आप लोग पढ़ सकते हैं। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखते हैं क्या लिख रहा है ये। देखिए थोड़ा सा ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोला ढलवा लोहा, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता है ढलवा लोहा को हम लोग सबसे शुद्ध लोहा भी कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है। ढलवा लोहा को सबसे हम लोग शुद्ध लोहा भी कहते हैं, और वही ढलवा लोहा को कहते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। आप पिटवा लोहा, सॉरी पिटवा लोहा को शुद्ध बोलते हैं, मिस्टेक हो गया। पिटवा लोहा को सबसे शुद्ध बोलते हैं, ढलवा लोहा को अशुद्ध बोलते हैं। स्मैक नामक ड्रग पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे स्मैक नामक जो ड्रग्स होता है ना, पोस्ता पौधे के लेटेक्स से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? लेटेक्स से। तो लेटेक्स से ये प्राप्त होता है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या करें, बी को क्लिक करेंगे। कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है? देखिए पहला लिख रहा है डेंगू बुखार, तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए डेंगू बुखार किससे होता है? तो एर्बो वायरस, जो कि आप लोग का बिल्कुल सही है। डेंगू वायरस जो होता है ना आप लोग का एर्बो वायरस होता है, जो कि आप लोग का बिल्कुल सही दिया है। वही बात करना चाहता है प्लेग, तो प्लेग जो होता है यर्सीनिया पेस्टिस, ये भी आप लोग का सही है। सिफिलिस, तो फ्रेंड्स सिफिलिस जो होता है वह आप लोग का सिफिलिस जो होता है वह ट्राई सूचिक, इससे तो नहीं होता, ये गलत है। ये गलत आप लोग का सिफिलिस का गलत लिख रहा है, क्योंकि सिफिलिस जो होता है वह ट्रेपेनेमा पेलेडियम से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को गलत कर दीजिएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। मलेरिया जो होता है एलाइजोमोडियम वाइवैक्स से होता है, तो सही है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का रॉन्ग दिया हुआ। क्लियर है। अब मलेरिया जो होता है वह मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से होता है। पौधे में अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों का संचरण मदद करता है। सबसे पहले याद रखें पौधों में अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों का संचरण में जो मदद करता है, इसे क्या बोलते हैं? तो हमेशा याद है इसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? देखिए वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, देखिए पौधे में वाष्प का उत्सर्जन होता है। वाष्प का उत्सर्जन होना यानी पौधे का पत्तियों के माध्यम से या फिर तनों का माध्यम से, जड़ों के माध्यम से वाष्प के रूप में जल का निकलना ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर देंगे। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। संदीप घड़ी पहनता है 6 PM यानी शाम 6 बजे। अब उसकी घड़ी की मिनट वाली सुई उत्तर दिशा की ओर थी, तो घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर होगी? ये तो कॉमन क्वेश्चन है फ्रेंड। तो घंटे वाली सिंपल में आप लोग का कहाँ पे होगा? दक्षिण में होगी। तो सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आप लोगों के सामने ये आ गया। देखिए ये आप लोग का रीजनिंग का क्वेश्चन है, बना सकते हैं। देखिए श्री जेठ पूर्व की ओर मुंह किए खड़ा है, यानी कि श्री जेठ जो है ना वह पूर्व की ओर मुंह करे खड़ा है। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे आप लोग का पूर्व है। ठीक है। यह मान ले पूर्व है, ये वो ये बाईं ओर मुड़ता है। सबसे पहले वो बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई जेड है। ठीक है। और वह बाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। चलिए यहाँ से 5 किलोमीटर इसको हम लोग चला दिए। ठीक है। ठीक है। और वह बिंदु ए तक जाता है। चलिए मान लो यहाँ तक बिंदु ए तक गया, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ से हम लोग इसको 4 किलोमीटर चला दिए। देन बोलता है बिंदु बी पे पहुँचता। चलिए हम लोग यहाँ बिंदु बी पे पहुँचा दिए। फिर बोलता है फिर वह दाएँ मुड़ते हैं 3 किलोमीटर चलते हैं। तो यहाँ से अगर दाएँ मुड़ेगा तो अल्टीमेटली 3 किलोमीटर यहाँ चला गया। क्लियर है। अब इसके बाद वो बोल रहे हैं कि बिंदु सी पे पहुँचते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पे बिंदु सी आ चुका है। क्लियर है। अब इसके बाद बोलता है फिर वह दाएँ मुड़ते हैं 10 किलोमीटर चलते हैं, यानी यहाँ से दाएँ, यानी इस टाइप से जा रहा है 10 किलोमीटर जा रहा है। और डी तक चलते हैं जो कि 10 किलोमीटर है। ये आप लोग को यहाँ तक ध्यान रखना पड़ेगा। अब बोला बिंदु डी अब जेड के किस ओर है? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी पूछ रहा है, तो आप लोग बता सकते हैं बिंदु डी जो है ना जेड के किस है? तो उत्तर पूर्व की ओर है। क्या ये उत्तर पूर्व की ओर या फिर पूर्व की ओर नहीं कर सकते? तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। इधर ही आ रहा ना, हाँ पूर्व की ओर। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई प्रश्न आकृति श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क्स का स्थान पर आने वाली उत्तराकृति का चयन करें। सबसे पहले अगर आप लोग देख सकते हैं, देखिए आप लोग का ये जो शेप था, देखिए सर्कल का शेप था, इसे काट दिया बीच से, देख सकते हैं एक तीर मार दिया। अब इसी को क्या किया? 2 बराबर भागों में काट दिया। देन इसको भी हम लोग क्या करें? 2 बराबर भागों में बांट देंगे। तो 48 का अगर आप लोग आंसर देखिएगा ना तो ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए 48 का बोला ना ये, तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए सी हो जाएगा, यानी सी के लिए क्या लिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए लिख देंगे। क्लियर। क्योंकि देखिए स्टार, देखिए इस टाइप से, देखिए आप लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा। ये जो आप लोग का एक ट्रायंगल बना, एक इधर ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ भी 2 को ट्रायंगल है ना, तो इस टाइप से आप लोग कर सकते थे, जो कि सी में लिख रहा है। सी लिख रहा है ऑप्शन नंबर ए के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देखिए ये आंसर है ना, तो सी के लिए आप लोग ऑप्शन ए में लिख रहा है। तो इस टाइप से पूछता है ग्रुप डी के पेपर में।
चलिए वेरी वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो क्या लिख रहा है देखते हैं। एक कथन और उसके देखिए धारणाएं आप लोग को दिया, यानी कथन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है। मुफ्त पास लेने के लिए कृपया 21 अप्रैल तक कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करें। वैध निवास प्रमाण पत्र के बिना पास जारी नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को देखना पड़ेगा किसके रिगार्डिंग बोल रहा है। क्लियर है, दिख रहा। पहला, मतदाता पहचान पत्र एक वैध निवास प्रमाण पत्र है, पास कार्यक्रम स्थल पर खरीदे जा सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग देखा ना, तो आप लोग का ना तो 1 धारण करेगा ना ही 2, ये आप लोग को खुद से करना DEZIVM। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा DE, देखिए D में आप लोग का होता है 4 में, यहाँ पे 4 घटा दिए हैं। क्लियर है। फिर देखिए Z में भी 4 घटाएं तो V आएगा, तो V में आप लोग 4 घटाए, यानी V का होता है 22, 22 में से 4 को घटाएं क्या आएगा, R आएगा। तो ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर देंगे। ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। तो फ्रेंड इसमें आप लोगों को करना, कितने राजमिस्त्री दर्जी भी हैं। तो देखिए राजमिस्त्री के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए आप लोग का राजमिस्त्री है और बात करना चाहते हैं दर्जी के बारे में। तो दर्जी के बारे में आप लोग का देखिए, दर्जी आप लोग का ये शो करा। क्लियर है। तो देखना दोनों में कॉमन पार्ट्स क्या रहा। तो देखिए दर्जी, कितने राजमिस्त्री दर्जी हैं। तो ये देखिए आप लोग थोड़ा सा कॉमन की पार्ट से ये देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा। सबसे पहले ये आप लोग का पार्ट सारा नहीं है, तो इसको यहाँ पे कितना है देखिए, पहला 13 लिखा, सेकंड में 32 लिखा, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो अल्टीमेटली 45 आएगा, जो कि ऑप्शन में दिया ही होगा। तो 45 है क्या, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर D को क्लिक कर देंगे। 45 इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए ये रहा 51 क्वेश्चन। कैसा लगा आप लोग बताइए। अभी और क्वेश्चन है। भारत में निम्नलिखित में कौन सी चूना पत्थर की गुफा है। तो फ्रेंड्स आप लोग मैं बताया था चूना पत्थर की गुफा के बारे में बता रहे हैं। तो याद है कि भारत में बुर्रा जो गुफाएं होती है वह चूना पत्थर की गुफाएं होती है, जो कि ऑप्शन नंबर राइट आंसर 1 कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए और अगर क्वेश्चन आता है ये कहाँ पे, तो ये विशाखापट्टनम में। कहाँ पे, ये विशाखापट्टनम में है। क्लियर है। चलिए वही बात करना चाहते हैं अब। तो वैसे कोई भीमबेटका गुफाएं, तो फ्रेंड भीमबेटका गुफाएं कहाँ पे थे, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और आप लोग को पता होगा सांची जो है ना वो भी रायसेन जिले में ही आते हैं। क्लियर है। चलिए वेरी वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। 40 डिग्री और 60 डिग्री के मध्य भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, जहां वर्ष में 500 से 1500 मिलीमीटर के बीच अधिक वर्षा होती है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोग मैप पढ़े होंगे तो 40 डिग्री और 60 डिग्री पे जो भूमध्य रेखा जो होता है वो आप लोग का शीतोष्ण पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। क्या आता है, शीतोष्ण पर्णपाती वन के। तो ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर देंगे। गंगा का मैदान किन 2 नदियों के बीच में फैला हुआ। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा गंगा नदी। सबसे पहले गंगा नदी ना आप लोग देखे होंगे, ये क्लास 9 का पार्ट्स होता है ये। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं किन 2 नदियों के बीच फैला है। तो गंगा तीस्ता, तो तीस्ता से इसका कोई मतलब नहीं होता। तो पहला तो कैंसिल कर देंगे। घग्गर भागीरथी, तो भागीरथी तो होता लेकिन भागीरथी से इसमें नहीं होता, तो ऑप्शन ये भी काट देंगे। यमुना तीस्ता से तो है, घग्गर और तीस्ता हो जाएगा। तो फिर राइट आंसर करेंगे तो घग्गर और तीस्ता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर D को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर D को क्लिक करेंगे। यानी कि गंगा का जो नदी होता है ना घग्गर और तीस्ता के बीच में ये फैला होता है। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं हम लोग गंगा नदी के बारे में। सबसे पहले गंगा नदी हिमालय से निकलती है। सबसे पहले इसकी सहायक नदी देखिए, हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी की सहायक नदी सबसे पहले यमुना नदी होती है। कौन सी नदी, यमुना नदी है। उसके बाद गोमती नदी होती है। उसके बाद आप लोग का घग्गर नदी होती है। देन आप लोग का गंडक नदी होती है। उसके बाद कोसी नदी होती है। सबसे पूर्व में देखा तो कोसी नदी होती है। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। और वही बात करना चाहते हैं गंगा नदी। तो फ्रेंड गंगा नदी का निर्माण आप लोगों को पता होगा देवप्रयाग में होता है। कहाँ पे होता है, देवप्रयाग में होता है। जब अलकनंदा और भगीरथी नदी आपस में मिलती है तो देवप्रयाग में निर्माण होता है गंगा का। क्लियर है। और आप लोगों को पता होगा गंगा नदी ना सबसे पहले गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, यानी उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद वह यूपी पहुँचते हैं। यूपी के बाद वह डायरेक्टली बिहार जाते हैं। बिहार से हमारा झारखंड जाती है। और झारखंड के केवल एक ही स्टेट को टच करता हुआ साहिबगंज से। और यहाँ के बाद वह वेस्ट बंगाल जाती है। और वेस्ट बंगाल से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 के बाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है। तो देखिए प्रसिद्ध केशवानंद भारती का जो 1973 का जो केस है ना सबसे फेमस है, जो कि आज तक का सबसे फेमस है ये। तो अल्टीमेटली पढ़े होंगे प्रस्तावना का उत्तरदायित्व के लिए था। किसका था, प्रस्तावना का उत्तरदायित्व के लिए था। तो ऑप्शन नंबर A को क्लिक करेंगे। क्लियर है। तो याद रखिएगा प्रस्तावना का उत्तरदायित्व से संबंधित है। आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ केशवानंद भारती मामलों में देखिए 24वां हो गया, फिर 25वां हो गया, 26वां हो गया, 29वां, ये सब सारे संविधान संशोधन हुए थे। क्लियर है। चलिए एंड वेरी वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना फ्रेंड। तो 56 नंबर, तो 56 नंबर को अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो देखिए हम लोग इसको क्या करें, पावर 2 है तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको अगर सॉल्व किया तो देखिए इसको अगर सॉल्व किया तो आप लोग का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर B आ जाएगा। देख लीजिए करके। ठीक है।
चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। रेन और मार्टी ने 1 मार्च 2019 को एक कंपनी शुरू की। उसके निवेश का अनुपात 5:4 था। मार्टी ने 15 महीने बाद कंपनी छोड़ दी। 2 वर्ष के अंत में लाभ को किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा? कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या लिखा, 2 वर्ष के अंत में बोल रहा। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले मार्टिन और रेन और मार्टिन तो 5:4 था। तो देखिए रेन के लिए 5 है, मार्टिन के लिए 4 है, तो हम लोग देखिए 5 रेन के लिए लिख रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए 2 वर्ष के लिए अंत में था, तो 2 वर्ष के में टोटल महीना 24 हो गया, तो 5 को 24 से गुना कर दिए। देन अगला के लिए तो मार्टिन के लिए 4 लिख रहे हैं। अब ये लिख रहा है 15 महीने के बाद छोड़ दिया, तो हम 15 महीने काम तो किया ना, तो 15 से गुना कर दिए। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 5 का पाला में 15 3 बार में आ गया, और कोई कट रहा है 4 का पाला में 24 6 बार में आता, तो 6:3 आ रहा। तो 6:3 को भी तोड़ेंगे तो आप लोग के सामने 2:1 आएगा। क्या रहेगा? 2:1। तो ऑप्शन है क्या? बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में क्लिक कर सकते थे। कौन सा बहुपद है? सबसे पहले फ्रेंड बहुपद, देखिए बहुपद उसे कहते हैं, आप लोग पढ़े होंगे पॉलिनोमियल, जो कि क्लास 9 का कंसेप्ट पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जो देखिए इस कंडीशन में होता है, यानी यहाँ पे n-1 है तो xn-1 इस कंडीशन में जाता है। क्लियर है? और फ्रेंड्स इसमें n हमेशा एक आपका पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो देखिए अगर आप लोग देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे √x आ रहा है, यानी कि 1/2 के रूप में, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये आप लोग का एक रेशनल नंबर आ गया, इसलिए कैंसिल हो गया। यहाँ भी देखिएगा ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही है। देखिए इसमें भी x² जो कि नहीं आ रहा, इसमें भी देखिए रूट में आ रहा है, तो कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए मैं बताना चाहता हूँ, देखिए 2x² प्लस ये √3 है, अब बाद में x है, तो ये आप लोग का एक बहुपद है, बाकी नहीं था। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन नो, देखिए के किस मान के लिए समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 का मान समान मूल के होंगे? सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लास 10 का कंसेप्ट पता होगा, समान मूल के लिए हम हमेशा यूज करते हैं d क्या होता है 0, और d का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac क्या होता है 0। अब देखिए b का वैल्यू लिख रहा है k, तो यहाँ पे k² माइनस 4 है 4, a का वैल्यू 2 कर देंगे और c का वैल्यू 3 कर देंगे। क्लियर है? इक्वल टू 0 कर देंगे। तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए k² कर देंगे माइनस 4 दूनी 8 24 हो गया। अब सॉल्व करेंगे तो 24 को अंडर रूट में लेंगे, देखिए के का वैल्यू हम लोग अंडर रूट 24 में यूज करेंगे। ठीक है? तो 24 के रूप में करेंगे तो यहाँ पे 2√6 आएगा। क्या आएगा? 2√6 आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए 9% वार्षिक दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाले 30,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 56 से 43 बनता है, तो समय ज्ञात करना है। फ्रेंड्स इसे आप लोग कीजिए तो काफ़ी इजी से बना सकते हैं। देखिए आप लोगों को क्या करना है, देखिए आप लोगों को सबसे पहले P लिख रहा है और P निकला और A निकलना। तो P का वैल्यू आप लोग का लिख रहा है कितना 30,000 है ना, ये 30,000 लेने हैं, और इसी के रिगार्डिंग आप लोग को निकालना पड़ेगा, इसका अमाउंट निकालेगा। तो हम लोग यानी दोनों का सम कर देंगे। ये आप लोग का क्या आएगा 3 है हो ना भाई, 3 हो गया, यहाँ पे 5643 हो गया। क्लियर है? यहाँ पे यही आएगा ना, इसको ऐड कर दे एक, और यहाँ पे एक और 0। इसके रिगार्डिंग अगर देख लेगा ना, तो अगर आप लोग सॉल्व किए तो देखिए दोनों का आ जाएगा 2 वर्ष आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 वर्ष आ जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा तो क्या होगा? हमेशा याद रखिएगा 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा तो उसका वेलोसिटी होता है हमेशा सेम होता है, यानी उसका वेग क्या होता है? समान होते हैं। क्या होता है? ये समान होते हैं। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो आप लोग के सामने लिखा है मेंडल का अंतिम नियम क्या है? अल्टीमेटली फ्रेंड क्लास 10 अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को ध्यान होगा। तो मेंडल का नियम, तो सबसे पहले मेंडल को किसका जनक कहते हैं? अनुवांशिकता का जनक कहते हैं। ठीक है? तो मेंडल का जो कुल 3 नियम थे, कुल उन्होंने 3 नियम दिया था। पहला जो नियम था, पहला नियम को बोलते हैं प्रभाविता का नियम। पहला क्या बोलते हैं? प्रभाविता के नियम बोलते हैं। सेकेंड जो बोलते हैं, इसे बोलते हैं पृथक्करण का नियम, यानी सेकेंड बोलते हैं पृथक्करण का नियम। वही थर्ड जो होता है वह स्वतंत्र अपव्यूहन का बोलते हैं, यानी थर्ड आप लोग का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बोलते हैं। अगेन आई रिपीट, सबसे पहले मेंडल ने अपने नियम में कुल 3 नियम दिए थे। पहला नियम देखिए मैं तीनों बता देता हूँ। पहला नियम जो थे उन्होंने प्रभाविता का नियम दिया था। किसका चीज का नियम दिया था? प्रभाविता का नियम दिया था। देन सेकेंड जो नियम था वह पृथक्करण का था। क्या चीज का था? वह पृथक्करण का थे। और थर्ड जो थे वह स्वतंत्र अपवहन का दिए थे। ये याद रखिएगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो अंतिम पूछा यानी थर्ड, तो स्वतंत्र अपव्यूहन का हो गया, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए और फ्रेंड्स याद रखिए इसके प्रभाविता नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे ही होते थे और F2 पीढ़ी का जो रेशियो होता था 3:1 होता था। क्लियर है? और इन्होंने अपने नियम बताने के लिए मटर के पौधे का प्रयोग किया था। क्लियर है? चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। विद्युत मोटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करते हैं। इसमें दिक् परिवर्तक प्रयुक्त होता है जो प्रत्येक आधे
घूर्णन के बाद कुंडली में धारा की दिशा को उलट देता है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड आप लोग को पता हो विद्युत मोटर में दिक् परिवर्तक होता है और यही कार्य करता है, आधे घंटे के बाद पूरे घूर्णन को बदल देता है दिशा। तो ऑप्शन ये सही है। कुंडली की भुजा पर बल्ब की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे कार्य करता है। बिल्कुल फ्रेंड, यानी कि विद्युत मोटर जो होता है वह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे कार्य करता है। तो देखा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों है। तो राइट आंसर ए और बी यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स याद रखिएगा विद्युत मोटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, किसी परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता। सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए किसी परिनालिका का, ये क्वेश्चन आप लोग का जो आ गया ना सोलेनॉइडल केस का, जो कि क्लास 12th में मैं पढ़ा था। देखिए इसका फार्मूला याद रखिएगा। तो इसका देखिए मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला होता है, देखिए सबसे पहले म्यू बोलते हैं, ये एन बोलते हैं यानी नंबर ऑफ टर्न्स होता है आई, तो आई फोर होता है करंट इन कॉयल होता है। उसके बाद आप लोग को एल लेते हैं, एल फोर होता है लेंथ ऑफ कॉयल, ये होता है फार्मूला, यानी बीच का होता है म्यू जिससे हम लोग बोलते हैं, ये आप लोग का होता है। फिर एन लेते हैं आई। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप लोग का क्वेश्चन क्या लिख रहा, किस पर निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखा जाए, सबसे पहले परिनालिका में धारा की प्रबलता, तो देखिए धारा की प्रबलता पे निर्भर कर रहा है। देखिए यहाँ पे तो आई तो इस पर तो निर्भर कर रहा है, पहला सही हो गया आप लोग का। ठीक है। सेकेंड, क्रूड सामग्री के लकड़ी के छड़ के उपयोग किए, देखिए लकड़ी के छड़ का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। क्रूड सामग्री के रूप में नर्म लोहे का उपयोग किया था, नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं, थर्ड भी सही है। परिनालिका फेरों की संख्या देखिए एन भी दिख रहा है, तो आप लोग का ऑप्शन बी का प्रयोग नहीं करते, यानी लकड़ी का प्रयोग नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। मैं फार्मूला भी बता दिया हूँ। इसके साथ साथ याद रखिएगा परिनालिका के बाहर जो चुंबकीय जो क्षेत्र होता है उसका वैल्यू होता है म्यू इंटू एन आई होता है। क्या होता है, म्यू इंटू एन आई होता है। क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए क्वेश्चन है, शायद ये थोड़ा लंबा ज़्यादा लगा लेकिन देखता हूँ। मान लीजिए कि दो परिपथ ए और बी है जिनमें प्रत्येक से 6 प्रतिरोध है और प्रत्येक परिपथ का प्रतिरोध आर ए और आर बी है। प्रत्येक परिपथ में प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि प्रत्येक परिपथ का निवल प्रतिरोध यानी नेट रेजिस्टेंस न्यूनतम है। अब नगर ने आंतरिक प्रतिरोध 20 वोल्ट की एक बैटरी को अलग अलग करके प्रत्येक परिपथ में जोड़ने का परिपथ ए और परिपथ बी की रेशियो लिख रहा 6 एम्पियर और 8 एम्पियर है, तो वैल्यू निकाला। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा तो इसका 15 ओम आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, 15 ओम आ जाएगा, देख लीजिएगा 15 ओम आ जाएगा। और इसका राइट आंसर आएगा, एक 15 ओम आएगा, एक 20 ओम आएगा। ऑप्शन क्या ये, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा इसका एक प्रोसेस से। देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग का, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ये 5 व्यक्ति के एल एम एन और पी को एक ही महीने में 5 अलग अलग तारीखों में अर्थात पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं में उनका वेतन मिलता है। एल को एम के ठीक बाद मिलता है, यानी कि फिर देखिए एल को जो मिलता है ना वह एम के ठीक बाद मिलता है, यानी एल को जो मिलता है ना एम के ठीक बाद मिलता है, यानी देखिए एम के ठीक बाद मिलता है। एन को के ठीक पहले मिलता है, यानी कि एन को के ठीक पहले मिलता है, एन को के ठीक पहले, यानी मान लीजिए कि एन को के ठीक पहले, मान लीजिए एन है ना तो के ठीक पहले बनता है। ठीक है। पी को के ठीक बाद वाली तारीख को मिलता है, यानी पी को के ठीक बाद, तो के ठीक बाद यानी यहाँ पे मान लेंगे। क्लियर है। मिलता है पी को महीने के 3 तारीख को मिलता है, यानी पहला तारीख है, दूसरा तारीख है, तीसरा, यानी पी को आप लोग का सही आ गया। तो एम को किस तारीख को मिलेगा, चौथा ही हो जाएगा, 5वां ही हो जाएगा, एम को चौथा तारीख को मिलेगा, यानी 4 हो गया। तो राइट आंसर करेंगे 4 हो गया। इसमें देखिए आप लोगों को क्या करना, सबसे पहले पी को महीने के 3 तारीख को, यहाँ पे 1 तारीख लिख देंगे, यहाँ पे 2 तारीख देंगे, 3 तारीख दे देंगे, यहाँ 4 तारीख देंगे, 5 लिख देंगे। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले पहला मेंशन कर दिया था पी को महीने के 3 तारीख, तो हम यहाँ पे पी मेंशन कर दिए। क्लियर है। अब यहाँ पे लिख रहा देखो पी को के ठीक बाद मिलता है, यानी पी को ना के ठीक बाद मिलता है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, के लिख देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे लिख रहा था एन को के ठीक पहले मिला, यानी एन हो गया। अब देखिए एल को एम के ठीक बाद, तो एल को जो ना एम के ठीक बाद मिलता है, तो एम के लिए लिखेंगे तो 4 तारीख हो गया ना। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, पजल का क्वेश्चन था ये। देखिए सभी टीवी रेडियो हैं। सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ये। देखिए सभी टीवी, मान लीजिए सभी टीवी है, सभी टीवी के बारे में क्या बोला, रेडियो। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये आप लोग का सभी टीवी है, ये आप लोग का रेडियो है। देन आप लोग का लिख रहा, फिर आप लोग का लिख रहा, देखते हैं क्या लिख रहा है। ये लिख रहा आप लोग का कुछ रेडियो मोबाइल है, तो ये जो रेडियो है हो जाना भाई। देखिए आप लोग का जो रेडियो है इसको ना मोबाइल ले लेंगे, तो फ्रेंड्स इसको ना मोबाइल लेने के लिए एम लिख दिए। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा ना आप लोग को। ये आप लोग का मोबाइल ले लिए। फिर लिख रहा सभी मोबाइल पेन ड्राइव है, तो मोबाइल को पेन ड्राइव लेना है, तो ये आप लोग का मोबाइल को पेन ड्राइव मान लिए, यानी ये आप लोग का पेन ड्राइव है। क्लियर है। तो बोल रहा कुछ रेडियो पेन ड्राइव है, तो कुछ रेडियो पेन ड्राइव है, बिल्कुल। तो पहला तो आप लोग का बिल्कुल सही है।
सेकेंड, कुछ टीवी मोबाइल है तो देखिए टीवी का मोबाइल से कोई इफेक्ट्स नहीं, तो सेकेंड आप लोग का कैंसिल हो जाएगा। तो राइट आंसर देखिए केवल 1 पालन करता है, तो निष्कर्ष 1 ही होगा केवल। तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर देंगे। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखते हैं क्या लिख रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिख रहा है। थोड़ा सा 68 नंबर क्वेश्चन आ गया। ये तो फ्रेंड्स खुद से आप लोग कर लिए होंगे। एक कुट भाषा में हे इन द सैक को, देखिए इसमें जब भी क्वेश्चन रहेगा ना तो आप लोग कॉमन पार्ट्स देखिए क्या लिख रही है। कुट भाषा में सैक को किस रूप में लिखा जाता है, यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो सैक के बारे में बोल रहा है, SSC के बारे में बोल रहा, तो अल्टीमेटली देखिएगा तो सैक को अगर देखिएगा ना तो हो जाए। देखिए यहाँ भी सैक था और यहाँ भी सैक था, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे दोनों में कॉमन क्या रहा। तो देखिएगा HO था, ये दोनों में क्या था HO, तो राइट आंसर होगा HO। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, देखिए क्या लिख रहा है। यदि संख्या 4 3 1 1 2 5 3 में से प्रत्येक सम संख्या अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए तो इस प्रकार नई बनी संख्या में बाईं ओर से तीसरी ओर और दाईं ओर से दूसरे अंक का योग क्या होगा। देखिए सबसे पहले इसमें सम संख्या में 2 जोड़ते हैं, तो यहाँ पे 4 एक सम, देखिए हम लिख देते हैं संख्या, थोड़ा ध्यान लिखिए। 4 है, 3 1 1 2 5 3 है, क्लियर है। यहाँ पे आप क्वेश्चन के रिगार्डिंग चलते हैं, जहाँ पे आप लोग का इवन नंबर रहता है 2 जोड़ेंगे तो 4 में 2 जोड़ देंगे और विषम में 3 जोड़ेंगे तो 3 3 6, यहाँ पे भी 3 जोड़ेंगे, 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो गया, 5 3 यहाँ पे 8 हो गया, 3 3 6 हो गया। अब क्या बोल रहा, तो इस प्रकार बनी संख्या में बाईं ओर से तीसरे संख्या, तो फ्रेंड लेफ्ट ओर से, तो बाईं ओर से तीसरे संख्या की ओर हम लोग चलते हैं, तो बाईं ओर से तीसरे संख्या 4 हो गया और दाईं ओर से दूसरे संख्या 8 हो गया, क्लियर है। अब दोनों का संख्या को ऐड करना था, यानी 4 + 8 करेंगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा 12, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, यानी 12 इज द राइट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, संख्याओं को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार संख्याएं प्रतीकों के रूप में कूटबद्ध किया गया, तो कूटों और शर्तों के आधार पर जुपिटर के लिए सही कूट का चयन करें। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जुपिटर के लिए बोल रहा फ्रेंड्स, आप लोग देखिए जे को हम लोग क्या कर रहे हैं H लिख रहे हैं, क्लियर है। यू को अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं तो एड्रेट लिख रहे हैं, क्लियर है। पी की बात करना चाहते हैं तो डैश है, फिर आई का अगर देखना चाहता है 6 है, टी की बात करना चाहते हैं तो परसेंटेज है, ई की बात करना चाहते हैं 4 है और आर की बात करना चाहते हैं 9 है। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। अब इसी के रिगार्डिंग आप लोग को पूछ रहा क्या लिख रहा, यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। क्या लिख रहा, यदि किसी अक्षर के ठीक बाद एक स्वर है तो उसे 7 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो पहला तो आप लोग देख सकते हैं, रुकिए इसमें देख सकते हैं पहला प्रयोग किया जा रहा है क्या, पहला कंडीशन क्या लिख रहा है, यदि किसी शब्द का अंतिम अक्षर स्वर है तो स्वर को 3 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो ऑप्शन तो ये आ गया था ना, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दें, सिंपल था ये। चलिए इसमें केवल आप लोग को मैच करना था, क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन को आप लोग को देखना कि किस टाइप से बढ़ाना। देखिए ए का कंडीशन किए ई से, यानी कि 4 जोड़ दिए, एन में भी 4 जोड़ दिए। फिर सेकेंड में आप लोग देखिए एल में भी 4 जोड़िएगा तो पी आएगा, एम में भी 4 जोड़िएगा तो क्यू आएगा, यानी सारे लोग में हम लोग 4 को ऐड किए। तो आप लोग को देखना पड़ेगा कौन सा कंडीशन आप लोग को 4 ऐड कर रहा था। तो देखिए बी हो जाएगा, क्योंकि एफ में अगर 4 जोड़ते हैं जे आएगा, पी में अगर 4 जोड़ते हैं टी जाएगा, जी में 4 जोड़ते हैं के आएगा। तो इस टाइप आप लोग ऑप्शन बी को कर सकते हैं। बैकाल झील जो दुनिया के सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है, सबसे पहले याद रखिए दुनिया के सबसे बड़ी मीठे पानी का झील का नाम क्या है, बैकाल झील है, क्लियर है। जो आयतन के हिसाब से 1620 मीटर की गहराई वाले दुनिया की सबसे गहरी झील है, किस देश में है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताया था बैकाल झील किस देश में है, तो याद रखिएगा बैकाल झील जो है रूस में आता है। किस देश में आती है, रूस में आती है। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। इसके साथ साथ बैकाल झील पूर्व साइबेरिया के दक्षिण भाग में भी स्थित है। वही बात करना चाहते हैं विश्व के सबसे मीठे पानी का झील, तो मीठे पानी देखिए ये आप लोग का सबसे बड़ी मीठे पानी का झील हो गया, क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं हम लोग विश्व के मीठे पानी की झील आप लोग का सुपीरियर झील भी होते हैं, टिटिका का झील भी होते हैं, क्लियर है। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखते हैं क्या लिख रहा है ये। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। देखिए लोकसभा के अध्यक्ष, अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अब्सेंट है तो उस समय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो हमेशा याद रखिएगा उस समय जो करते हैं उपराष्ट्रपति करते हैं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। तो राज्यसभा के उपसभापति करते हैं, कौन करते हैं, राज्यसभा के उपसभापति। अगेन याद रखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, देखिए
अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? राज्यसभा का उपसभापति करते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं यह प्रावधान किस आर्टिकल में? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 118 का 4 में डिस्कस किया गया। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो होता है हमेशा वह लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? उपाध्यक्ष करते हैं। क्लियर है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 108 के तहत यानी आर्टिकल नंबर 108 के तहत दोनों को संयुक्त बैठक का अधिकार दिया गया। क्लियर है। और इसका जो अधिकार लिया गया वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा संयुक्त बैठक का कोरम दोनों सदनों की कुल सदस्य का 1/10 होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरम बोलते हैं। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं अब तक कुल कितने बार संयुक्त बैठक हुआ? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लिए। देखिए अब तक कुल भारत में कुल संयुक्त बैठक, देखिए मैं लिख देता हूँ, अब तक कुल भारत में कुल संयुक्त बैठक जो हुआ 3 टाइम्स हुआ। सबसे पहला जो टाइम्स हुआ था वो 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ था, जो कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम की वजह से हुआ था। क्लियर है। सेकेंड टाइम्स जो हुआ था वो 1978 में हुआ था, जो बैंक सेवा आयोग अधिनियम के तहत हुआ था। और थर्ड टाइम्स जो हुआ था वह 2002 में हुआ था। ये आप लोग को हुआ था आतंकवाद निवारण अधिनियम के लिए हुआ था। ये तीनों आप लोग को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन आते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सबसे पहले फ्रेंड आप लोगों को पता हो लोकसभा के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता हो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं आप लोगों को बताया था ओम बिरला है। कौन? ये ओम बिरला है, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 93 के रिगार्डिंग है। उपाध्यक्ष कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे अभी कोई नहीं है। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं राज्यसभा के सभापति, तो आप लोगों को पता होगा आर्टिकल नंबर भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 64 के 4 के तहत राज्यसभा के उपसभापति जो होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन है। सीपी राधाकृष्णन है। क्लियर है। और राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण है। क्लियर है। ये सब सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ भारत के किस राज्य में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है? शेषाचलम बायोस्फीयर के बारे में। तो अल्टीमेटली मैं आप लोग को बताता हूँ यह भारत के आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? ये भारत के आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34वें व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सबसे पहले 34वें व्यास सम्मान 2024 में जो मिला था इसे मिला था सूर्यबाला को। किसे मिला था? सूर्यबाला को। तो याद रखिएगा 34वें व्यास सम्मान किसे मिला था? सूर्यबाला को मिला था। क्लियर है। अभी किस पुस्तक के लिए मिला था? तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कौन देश की वासी वेणु की डायरी के लिए मिला था। क्लियर है। तो कौन देश की वासी, ये क्वेश्चन आ सकता है, लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहले इसका राइट आंसर होगा कौन देश की वासी के लिए मिला था। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए वही बात करना चाहते हैं हम लोग और भी क्वेश्चन के बारे में। वही 2023 में 33वें, ठीक है ये तो व्यास हो गया ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सूर्यबाला हो गया। क्या हो गया? सूर्यबाला हो गया। ठीक है। अब बात करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के रिगार्डिंग चलना चाहते हैं। चलिए और यहाँ बात करना चाहते हैं प्रभा वर्मा के बारे में। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताया था 2023 में, देखिए मैं लिख देता हूँ 2023 में 33वें सरस्वती सम्मान से जो सम्मानित किया गया था वह प्रभा वर्मा को मिला था। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखना चाहते हैं क्या लिख रही है, देखते हैं। अरे तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और मैं क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। देखिए अभी तक लेटेस्ट आप लोगों को बताना चाहता हूँ 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो भी याद कर लीजिए किससे मिला था। तो अल्टीमेटली मैं आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में, तो याद रखिए गीतकार गुलजार को मिला था। किसको मिला था? गीतकार गुलजार को मिला था। गीतकार गुलजार और संस्कृत विद्वान जगरुत राम भद्राचार्य को मिला था। तो ये सब सारी चीज़ों को आप लोग एक वीडियो में आप लोग सीख सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा लग रहा है ये वीडियो। देखिए सारी क्वेश्चन को मैं काफ़ी डीपली से बता रहा हूँ, और अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ दोस्तों पास में शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप लोगों को मैं पूरा प्रिपरेशन कराऊँ या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समरीन और गरिमा एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि समरीन अकेले काम करते उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो गरिमा अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि समरीन प्लस गरिमा ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, और ये स्पेशल समरीन अकेले दिन में कितना 10 दिन में करते हैं। टोटल वर्क अगर देखिए तो 40 है। क्या ये टोटल वर्क 40 है। इफिशियंसी निकालते हैं समरीन प्लस गरिमा का, तो यहाँ पे इफिशियंसी दोनों का 5 आ जाएगा, और केवल समरीन का निकालते हैं तो 4 आ गया। क्लियर है। तो यहाँ पे समरीन का कितना था 1 था, तो गरिमा का अगर निकाले दोनों मिला के कितना था 5 था। तो अल्टीमेटली
घटी, गरिमा का निकालेगा तो 5 में से 1 घटाएगा तो 4 आ गया। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे पूछ रहा गरिमा अकेले कितना है, तो गरिमा टोटल वर्क 40 था, अब गरिमा का रेशियो कितना था, 4 था, इससे काट दीजिए कितना आएगा, 10 आएगा। तो फ्रेंड्स 10 आ रहा नहीं है, तो 10 आ रहा है, क्या रहा है, 5 में से 4 के 1 बच रहा ना, सॉरी 5 में से यहाँ पे दोनों का इसका 4 था ना, तो 1 बचेगा ना, सॉरी यहाँ पे गरिमा का 1 आएगा। तो 40 को 1 से डिवाइड करें कितना आएगा, 1 आएगा। अगर इस टाइप से समझ में नहीं आता तो देखिए 8 गुना 10 का दिया, दोनों का डिफरेंस ले लेगा, तो 8 में से 10 में से 8 गया, 2 बचेगा। इससे आप लोग कैंसिल करें, 4 बार में करिए, 4 को 10 से गुना करें कितना है, 40। तो इसके रिगार्डिंग भी बना सकते थे, 40 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन और सोहन एक ही स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर पर घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। यदि मोहन और सोहन एक ही दिशा में जा रहे हैं तो 4.5 घंटा के बाद मोहन और सोहन के बीच की दूरी क्या होगी। हमेशा याद रखें, जब भी एक डायरेक्शन रहता है, एक ही दिशा की ओर होती है, तो हमेशा डिस्टेंस का फॉर्मूला तो आप लोग जानते हो क्या होता है, समय गुना चाल होता है। तो जब भी एक दिशा की ओर होती है तो दोनों के चाल को डिफरेंस लेते हैं, तो 9 में से हम लोग 8 को हटाएंगे, कितना 1 आ गया, क्लियर है। और दोनों के बीच का टाइमिंग कितना था, 4.5 घंटा था। अब 1 को 4.5 से गुना करेंगे तो 4.4 तो आ ही गया, 1 किलोमीटर में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन का आयतन ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई 56 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। कुछ नहीं करना है फ्रेंड, देखिए जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है, बेलन का आयतन लोग जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 होता है, आर का वैल्यू अगर देखेंगे तो 28 आ रहा है, क्या रहा 28, तो आर स्क्वायर, एच कितना लिख रहा है 56 लिख रहा। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो इसको सॉल्यूशन कीजिएगा ना, तो टोटल सॉल्व किया तो 137,984 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखा है तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूटर की कीमत में 20% की कमी की गई है, अब उसकी कीमत 72,000 रुपये है, तो इसकी मूल कीमत क्या होगा। कुछ नहीं करना है फ्रेंड, कुछ भी नहीं करना। देखिए 20% की कमी करना है, यानी एक्स मान लेते हैं, ठीक है, 20% कमी करें तो यानी 80% आ गया, 80/100, इसका वैल्यू कितना लिख रहा, टोटल शायद 72,000 लिख रहा। अब यहाँ से आप लोग एक्स का वैल्यू को निकाल सकते हैं, तो अल्टीमेटली अगर एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो आप लोग के सामने 90,000 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 90,000 रुपये आ जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, तो देन राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है, मैं अच्छे से बताने का प्रयास करूँ। देखिए यदि tan a का वैल्यू 5/7 है तो इसका वैल्यू निकालना है। सबसे पहले अल्टीमेटली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए tan a का वैल्यू, tan थीटा बटा जानते हैं क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा होता है, sin थीटा बटा cos थीटा होता है। तो यहाँ पे एंगल के यहाँ पे a लिख रहा, तो देखिए यहाँ पे sin थीटा का वैल्यू 5 लिख दे रहा और cos थीटा का वैल्यू 7 लिख दिया, यानी कि देखिए जहाँ पे sin वहाँ पे 5 पुट कर दिया, जहाँ cos वहाँ पे 7 पुट कर दीजिएगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले 7 है, 7 किए sin a, तो sin थीटा का वैल्यू 5 दे रहा, -3 cos a का वैल्यू कितना लिख रहा था, 7 लिख रहा था। हम लोग क्या करें यहाँ पे, देखिए 7 है 7, sin a का वैल्यू कितना लिख रहा है 5 +3 cos a का वैल्यू कितना लिखा 7। अब सॉल्व कर लीजिए ना, तो +4 भी लिख रहा था। अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे 7 × 5 = 35 यहाँ पे सॉल्व मैं कर दे रहा हूँ, देखिएगा 7 × 35 है, 35 में से 21 को घटाएंगे तो अल्टीमेटली पता है 35 में से अगर 21 को घटाएंगे कितना बचेगा, 14 बचेगा। फिर देखिए 7 × 35 + 21, 35 + 21 क्या हो गया, 56 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, +4 लिखेंगे, ये 14 × 56 यानी 1/4 आ गया। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो 4.1/4 आप लोग के बीच में आंसर आ रहा। तो राइट आंसर देखेंगे तो 4.1/4, जो कि ऑप्शन के रिगार्डिंग देखा है तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन देखिए क्लास 10 के पहला चैप्टर का है। दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सी व्याख्या सही है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिख रही है, आयरन है, आपका आयरन रिएक्शन कर रहा है किससे, कॉपर सल्फेट से। तो आप लोग को ऑलरेडी मैं बताया था, आयरन अगर कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है तो आयरन जो होता है वह कॉपर के कंपेरिजन में, आयरन जो होता है वह कॉपर के कंपेरिजन में अधिक रिएक्टिव होता है। तो क्या करेगा, सल्फेट को अपने साथ रख लेगा, क्लियर है, और कॉपर को अकेले फेंक देगा। यानी कि यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे देखिए आयरन जो होता है ना अधिक अभिक्रियाशील होने की वजह से उसका स्थान को ग्रहण कर लेते हैं। तो आयरन कॉपर को विस्थापित कर उसका स्थान को ग्रहण कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा आयरन कॉपर को विस्थापित करता है, क्योंकि कॉपर आयरन की तुलना में कम अभिक्रियाशील है। नहीं, क्योंकि आयरन कॉपर की तुलना कम अभिक्रिया नहीं, कम नहीं है, कम की वजह से आप लोगों का गलत हो गया, कम नहीं होता क्योंकि अधिक होते हैं। तो पहला कैंसिल कर देंगे। आयरन कॉपर को विस्थापित करता है क्योंकि आयरन का परमाणु क्रमांक कॉपर की तुलना में कम होता है। नहीं, परमाणु क्रमांक से इसमें मतलब ही नहीं होता, तो ये भी आप लोगों का गलत हो गया, क्लियर है। अब ऐसे आयरन का होता है 26, कॉपर का होता है कॉपर का 29, कॉपर निकल जिंक कॉपर 29 होता है, ये भी गलत हो गया। आयरन कॉपर को विस्थापित करता है क्योंकि आयरन का परमाणु द्रव्यमान कॉपर की तुलना में कम होता है। नहीं, परमाणु द्रव्यमान से भी कोई मतलब इसमें नहीं होता। नेक्स्ट,
आयरन कॉपर को विस्थापित करता है, क्योंकि आयरन कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। बिल्कुल, तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं सबसे अधिक अभिक्रियाशील का। सबसे सर्वाधिक अभिक्रियाशील जो पदार्थ होता है वह पोटेशियम होता है, याद रखिए सबसे अधिक होता है। और सर्वाधिक अक्रियाशील यानी सबसे कम जो होता है वह Au होता है। Au यानी होता है सोना होता है। क्लियर है। सबसे कम जो होता है वह सोना होता है। क्लियर है। और याद रखिएगा ये आप लोग का होता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं थोड़ा रिएक्टिव सीरीज पढ़ा। सबसे ज़्यादा होता है पोटेशियम होता है, देन आप लोग का सोडियम होता है, फिर आप लोग का कैल्शियम होता है, उसके बाद आप लोग का मैग्नीशियम होता है। क्लियर है। ये तीनों ठंडे जल से रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम गर्म जल से रिएक्शन करता है। उसके बाद आप लोग का आता है एल्यूमिनियम। देखिए एल्युमिनियम आता है, फिर कार्बन आता है, जिंक आता है, उसी के बाद आप लोग का लोहा आता है यानी Fe आता है, फिर अगर आप लोग देखना चाहते हैं टीन आता है, फिर आप लोग का लीड आता है, फिर आप लोग का कॉपर आता है। और ये सारे जो होता है ना वो अस्टेम से रिएक्शन करता है। क्लियर है। और ये सब ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करता है। अगेन आप लोग को यहाँ पे कॉपर हो गया, फिर पारा हो गया यानी Hg हो गया, Ag हो गया और Au, ये सब सारे रिएक्शन जल से नहीं करता है, इसलिए सब लोग इसे नोबल मेटल भी कहते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। निम्नलिखित में कौन सा कथन समजातीय श्रेणी के क्वथनांक की क्रमबद्धता से संबंध सही है। सबसे पहले देखिए सम यानी क्या होता है, एक जैसा। जाति यानी जिसका इसे इंग्लिश में बोलते हैं होमोलोगस श्रेणी, यानी जिसमें हमेशा सेम अंतर होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा समजातीय श्रेणी किससे कहते हैं, वैसे श्रेणी जिसमें दो अनुसूत्रों के बीच हमेशा बॉन्ड CH2 का अंतर होता है उसे बोलते हैं होमोलोगस श्रेणी। ठीक है। तो इसमें क्या बोला, कौन सा सही है। यानी कि समजातीय श्रेणी के बारे में सही। पहला, आणविक द्रव्यमान में कमी होने पर क्वथनांक में वृद्धि होती है। नहीं, ये गलत है। आणविक द्रव्यमान में कमी होने से क्वथनांक वृद्धि नहीं, ये भी कमी होता है। आणविक द्रव्यमान में वृद्धि होने से क्वथनांक में कमी होता नहीं, ये दूसरे का रेसिप्रोकल नहीं होता है। क्वथनांक आणविक द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, गलत है, करता है ये। आणविक द्रव्यमान में वृद्धि होने से क्वथनांक में भी वृद्धि होती है। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं होमोलोगस सीरीज के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिएगा समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच में जो अंतर होता है हमेशा बॉन्ड CH2 का अंतर होता है। क्लियर है। और इसके बीच यौगिकों का द्रव्यमान की बात करना चाहते हैं तो 14 AMU होगा, यानी 14 एटॉमिक मोलर यूनिट होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए किसी कुंडली में विद्युत चुंबकीय रूप से प्रेरित EMF और प्रेरित धारा की कुंडली का प्रतिरोध R पर निर्भरता किस प्रकार होती है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स याद रखिएगा यह रेजिस्टेंस पे कभी निर्भर नहीं करता, यह केवल धारा पे निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके लिए आप लोग क्लास 12th पढ़े हैं तो आप लोग को पता फ्लक्स का होता है, यानी जिसमें होता है -dφ/dt होता है। इसमें अगर आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ ये आप लोग का फैराडे नियम्स के अकॉर्डिंग चलता है। क्लियर है। जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दे। यह रेजिस्टेंस पे नहीं बल्कि करंट पे निर्भर करता है। चलिए बात करना चाहते हैं 84 नंबर क्वेश्चन को। कथन को चुनिए। लाल प्रकाश की अपेक्षा नीले प्रकाश का संवेग अधिक होता है। तो संवेग के बारे में पूछ रहा। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्लियर है। देखिए इसे बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं, मोमेंटम। सबसे पहले आप लोग को पढ़ेंगे, देखिए इस ट्रिक को पढ़ेंगे VIBGYOR VIBGYOR, यानी कि देखिए लाल प्रकाश के अपेक्षा नीले प्रकाश का संवेग अधिक होता है। देखिए सबसे अधिक की बात करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे कंपैरिजन करा लाल का और इससे। तो देखिए ये लाल आप लोग को यहाँ पे है। क्लियर है। और एक नीला, तो नीला यानी ब्लू हो गया। तो देखिए सबसे ज़्यादा किसका, नीला का ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू रेड का। ये आप लोग का सही है। यानी कि फिर लाल प्रकाश की अपेक्षा नीले प्रकाश का संवेग अधिक होता है, यानी पहला आप लोग का बिल्कुल सही है। क्लियर है। पहला आप लोग का बिल्कुल सही है। देन क्या बोला, नीले प्रकाश की अपेक्षा लाल प्रकाश का संवेग अधिक होता है। नहीं, लाल का कम होता है। देखिए लास्ट में जा रहा है ये। नीले प्रकाश की अपेक्षा लाल प्रकाश का ऊर्जा अधिक होती है, गलत है ये। तो ऑप्शन ए ही सही होगा। क्लियर है। चलिए तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगेन आई रिपीट, याद रखिएगा लाल रंग की अपेक्षा लाल रंग के अपेक्षा नीले रंग का संवेग अधिक होता है। बातें करना चाहते हैं संवेग कौन, यहाँ पे पी से इसको डिनोट करते हैं मोमेंटम। इसका फार्मूला लिखते हैं h/λ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, h/λ बोलते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोगों को मैं बताता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है देयर वेवलेंथ होता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। आई थिंक फ्रेंड जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसका मोमेंटम क्या होगा, कम होगा। मोमेंटम क्या कम होगा, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में होगा। इसके रिगार्डिंग मैं आप लोग को बताना चाहता देखिए लैम्डा अगर अधिक है, देखिए लैम्डा और इस लैम्डा ये कंडीशन होता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन में बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा।
देखिए जो जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, ये सब सारे क्वेश्चन आप लोग का पेपर में फंस सकता है। अगर ई बढ़ा तो ये भी घटेगा, क्लियर है। वही आवृत्ति की बात करना चाहता था, आवृत्ति से भी इसका क्या अपोजिट रिएक्शन होता है, वही मोमेंटम से भी इसका क्या होता है ये रिएक्शन। यानी कि इसका कहने का अर्थ आप लोग का हो गया, देखिए केवल पी का मैं रेशियो बता था, यानी पी का इससे रिलेशन बता रहा था। ये जो मैं रिलेशन बता रहा हूँ पी का, तो देखिए अगर पी बढ़ेगा, देखिए मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, ध्यान से सीखिएगा। अगर पी बढ़ेगा, देखिएगा पी यानी कि यहाँ से अब अपोजिट होता है, क्लियर है। यानी पी बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा, बाकी सब क्या होगा, बढ़ेगा। ये इसका कंडीशन होता है। सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है, बैंगनी रंग का होता है, जिसके कारण बैंगनी रंग का संवेग अधिक होता है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिख रहा, यदि किसी तरंग की आवृत्ति को 2 गुना किया जाता है तो तरंगदैर्ध्य क्या होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिख रहा है, यदि किसी तरंग की आवृत्ति को 2 गुना करते हैं तो इसका वेवलेंथ क्या होगा। कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखिए मैं आप लोग को बताया था तरंग का वेग, तो इसको ना v से डिनोट करते हैं। v इसका फार्मूला जो होता है n इंटू लेमडा होता है, क्लियर है। और अभी जस्ट मैं बताया था n इनवर्सली पॉइंट देयर वेवलेंथ होता है, तो वेवलेंथ होता है, क्लियर है। तो इसके रिगार्डिंग सॉल्व कीजिए ना, तो आप लोग का n1 इंटू लेमडा 1 बराबर आ जाएगा क्या, n2 इंटू लेमडा 2 होता है। इसके रिगार्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। और आप लोग को बोला तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति के डिफरेंस हो रहा, तो देखिए लेमडा 2 का वैल्यू निकालेगा ना, तो इसका लेमडा 1 बाय ये 2 आ जाएगा, तो यानी हाफ हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग अगर देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। दुगुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन है क्या, ऑप्शन है मूल की आधी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इसको बढ़ा रहे हैं तो ये क्या होता है, घटता है। अभी जस्ट मैं बता दिया, अगेन आई रिपीट। देखिए आवृत्ति, देखिए मैं आप लोग आवृत्ति इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देयर वेवलेंथ हो गया। इसके रिगार्डिंग आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, क्लियर है। और मैं एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, देखिए माध्यम का कंपन करता हुआ जितना सेकंड होता है उससे बोलते हैं आवृत्ति बोलते हैं। और आवृत्ति का फार्मूला क्या होता है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, n इक्वल टू होता है 1/t होता है। n इक्वल टू क्या होता है, 1/t होता है, क्लियर है। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए निम्नलिखित में कौन सा पद दी गई श्रृंखला के पद चिन्ह का स्थान लेगा। तो देखिए आई जी के बाद क्या आता है, GH यानी 2 बढ़ा रहा है, IJK यानी 2 बढ़ा दिए, LM यानी 2 बढ़ा दिए, M के बाद 2 बढ़ाइए तो MNO, तो सबसे पहले O ली दिए। अब देखिए X में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए X में हम लोग क्या करें, 2 घटा रहे हैं, तो V आ रहा, V में 2 घटा रहा है, T आ रहा, T में 2 घटा 18 में से 2 घटा 16 में क्या होता है, P होता है, यानी OP आ गया। अब देखिए MNO यानी 3 बढ़ा दिए, फिर 3 बढ़ा दिए, देखिए MNO, O के बाद क्या था PQ यानी 2 बढ़ा रहे हैं, ठीक है, फिर 2 बढ़ा रहे हैं QRS, S के बाद 2 बढ़ा TU, तो यानी सेकंड में U हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए बी में आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन सा चिन्ह को परस्पर बदलना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसको देखिएगा तो इजी क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। सिंधु एक व्यक्ति का परिचय अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में कराती है। वह व्यक्ति सिंधु से किस प्रकार संबंधित है। सिंपल है, क्वेश्चन में ही तो लिख रहा है आप लोग का, तो देख सकते हैं क्या कज़न के रूप में आ जाएगा। देखिए मछली सांस लेता है गलफड़ा से, तो उसी प्रकार मानव किससे लेता है, तो लंग से लेता है। किससे लेता है, लंग से। तो इजी क्वेश्चन है ये। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का आ गया, वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया। तो देखिए क्या लिखा है, एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 व्यक्ति अंग्रेजी, तो इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप करता हूँ फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चन आप लोग का ना वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ये, वैसे मैं बता ही देता हूँ। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 व्यक्ति अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, यानी 21 व्यक्ति अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, 26 हिंदी पढ़ते हैं, 29 क्षेत्रीय भाषा का समाचार पत्र पढ़ते हैं। इसके अलावा 14 अंग्रेजी और हिंदी पढ़ते हैं, 15 हिंदी और क्षेत्रीय भाषा पढ़ते हैं, और 12 अंग्रेजी और क्षेत्रीय दोनों पढ़ते हैं। 8 व्यक्ति तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो कितने लोग केवल क्षेत्रीय भाषा का समाचार पत्र पढ़ते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन आप लोग का आ गया, अगर आप लोग क्लास 11th में सेट्स थ्योरी पढ़े हैं तो आप लोग बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, एक मान लें, देखिए मैं किस टाइप से बना रहा हूँ, एक सेट ये मान लेंगे, ये 2 हो गया, एक और ले लेते हैं, तो एक कलर आप ब्लू मान लेते हैं। देखिए ये हम लोग सबसे पहले इस टाइप से करेंगे, क्लियर है। अब देखिए तीनों का हम नाम ले देते हैं। सबसे पहले जो शुरू वाला लिए थे येलो वाला, इसको मान लेते हैं इंग्लिश के लिए, क्या मान लिए, इंग्लिश वाला बोल दिया। सेकेंडली आप लोग का जो बोल रहा, सेकेंडली आप लोग का बोल रहा था क्या, क्षेत्रीय भाषा, यानी इसको मान लिया हिंदी भाषा मान लिया, ठीक है। और थर्ड को रीजनल लैंग्वेज मान लिए। अब देखिए तीनों में सबसे पहले कॉमन क्या लिख रहा, तीनों कौन भाषा को पढ़ता, 8 व्यक्ति तीनों, तो सबसे पहले तीनों में जो कॉमन आ रहे हैं यहाँ पे 8 लिख देंगे, क्लियर है। अब आप लोग देखिए सबसे पहले देखिए हिंदी और रीजनल, तो हिंदी और रीजनल कितना लोग पढ़ रहे हैं, तो 15 व्यक्ति, तो 8 है, तो 8 में कितना ऐड की, देखिए 8 में कितना ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स कि आप लोग का 15 आ जाएगा, तो 8 में 7 कीजिएगा तो ये आ गया। अब देखिए अब बताइए आप लोग
इंग्लिश और रीजनल, तो इंग्लिश और रीजनल कितना था, देखिए इंग्लिश और रीजनल कितना था, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा 12 व्यक्ति पढ़ रहे थे, तो 8 ऑलरेडी दिया था, तो हम लोग क्या भरेंगे, 4 भर देंगे। ठीक है, अब आप लोग को पढ़ना है इंग्लिश और रीजनल, इंग्लिश और हिंदी, तो इंग्लिश और हिंदी 14 पढ़ रहे थे, तो 8 आप लोगों को कॉमन था, तो यहाँ पे लोग क्या भरेंगे, 6। यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए केवल आप लोग को बोला अंग्रेजी 21 था, तो फ्रेंड्स हम लोग 21 अंग्रेजी का बोल रहा था, देखिए यहाँ पे अंग्रेजी में इसमें पूरा ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 8 6 14 चल 18 हो गया, 18 में कितना ऐड करें कि 21 आएगा, तो हम लोग यहाँ पे केवल 3 भर दिए। क्लियर है। अब हिंदी के लिए आप लोग को बोला था 26, तो 8 से 14, 14 7 21 होता है, तो 21 में 5 ऐड करेंगे तो 26 आ गया। रीजनल के लिए 29 बोला था, तो 8 7 15 4 19, 19 में कितना ऐड करेंगे, 29 आएगा, तो हम लोग यहाँ पे 29 है ना, तो 19 में 10 ऐड कर दिए। क्लियर है। आप लोग बोला कितने लोग केवल क्षेत्रीय भाषा पढ़ते हैं, तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए कितने लोग आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। देखिए इस टाइप्स का क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा होते हैं और बनाइएगा तो ये सब आप लोग को काफ़ी आगे ले जाएगा नॉर्मलाइजेशन में। इसलिए आप लोग को हर टाइप के मैं क्वेश्चन को बताऊंगा, चाहे वो आप लोग का 11th क्लास का भी क्वेश्चन अगर आता है, 11 12 का, चाहे साइंस का हो, चाहे मैथ्स का हो, किसी का भी हो, मैं सारी चीज़ को बताऊँगा। इसलिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डन मैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसका राइट आंसर होगा आलोक शुक्ला। ये क्वेश्चन कहीं और भी पूछा गया था, मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन याद रखिएगा आलोक शुक्ला को शायद जेपीएससी में पूछा गया था। आलोक शुक्ला को गोल्ड मैन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। शायद ये एएलपी में पूछा गया था, हाँ बिल्कुल, एएलपी CBT 1 के 25 नवंबर में पूछा गया था। अगेन आई रिपीट, भारतीय पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को गोल्ड मैन पुरस्कार 2024 से चुना गया था। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 जनवरी 2025 को इसरो के प्रमुख कौन बने? सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा इसरो के प्रमुख कौन बने, तो इसरो के जो नए अध्यक्ष बने 14 जनवरी को बने। क्लियर है, तो उनका नाम था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, डॉक्टर वी नारायण थे। क्या था, डॉक्टर वी नारायण, तो ऑप्शन में है तो लगा दीजिए, नहीं तो आप लोग कर दीजिए क्लिक। डॉक्टर वी नारायण थे, जो कि ऑप्शन नंबर नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर क्या लिखे, डी, यानी इनमें से कोई नहीं। अगेन आई रिपीट, 14 जनवरी 2025 को इसरो के प्रमुख डॉक्टर वी नारायणन बने। क्लियर है, याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है, चलिए बातें करना चाहते हैं इसरो के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड इसरो, तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस, इसरो का फुल फॉर्म ना देखते हैं ISRO, देखिए जब तक लिखते हैं ना माइंड में नहीं आता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 को हुआ था। क्लियर है, 15 अगस्त 1969 को हुआ था, और इसका प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई थे। कौन थे, विक्रम साराभाई थे। क्लियर है, और अभी वर्तमान समय में 10वें जो अध्यक्ष है, 10वें अध्यक्ष कौन, डॉक्टर वी नारायण है। इससे पहले थे डॉक्टर सोमनाथ थे। क्लियर है, चलिए बातें करना चाहते हैं समीर वी कामत, तो फ्रेंड समीर वी कामत जो थे DRDO का अध्यक्ष है। किसके अध्यक्ष थे, DRDO के अध्यक्ष, ये भी आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है, और DRDO का स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1958 को हुआ था, 1 जनवरी 1958 को हुआ था। क्लियर है, चलिए भारतीय शास्त्रीय नर्तक पद्म सुब्रमण्यम को कला के लिए पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया, वह किस नृत्य से संबंधित है? सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देखना पड़े सुब्रमण्यम, अल्टीमेटली आप लोग पढ़े होंगे सुब्रमण्यम को सबसे पहले कला के लिए पद्म विभूषण तो मिला, वह किस चीज़ के लिए फेमस थे? अल्टीमेटली आप लोग पढ़े होंगे भरतनाट्यम के लिए। किसके लिए फेमस था ये? भरतनाट्यम नृत्य के लिए थे। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए बातें करना चाहते हैं कुछ क्वेश्चन का। भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, तो तमिलनाडु का है। क्लियर है, देखिए सबसे पहले पद्म अवार्ड्स के बारे में बात करना चाहते हैं। देखिए 2024 में कुल 132 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला था। कुल कितने, 132 लोगों का, जिसमें से 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला था, 17 लोगों को पद्म भूषण मिला था, और 110 लोगों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड्स यहाँ बात करना चाहते हैं मोहिनीअट्टम कहाँ का, केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली केरल, कथकली कहाँ का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, शायद केरल का ही है, शायद नहीं कन्फर्म। चलिए वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर किससे नियुक्त किया गया? अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा भारत में 26वें गवर्नर जो बना गया RBI का, वह संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया। कि किसको? संजय मल्होत्रा को, याद रखिएगा। क्लियर है, संजय मल्होत्रा भारत के नए RBI गवर्नर बने। क्लियर है, इससे पहले 25वें नंबर के जो RBI गवर्नर थे, काफ़ी लंबे समय से रहे थे, उनका नाम था शक्तिकांत दास। कौन थे? शक्तिकांत दास। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत के एक ऐसे RBI गवर्नर का नाम बताइए जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप लोग तैयारी करें तो आप लोग देखते हैं तैयारी क्या करें, वही बात करना चाहते हैं। इसमें देखिए चिंताराम CD देशमुख, देखिए CD देशमुख, तो CD देशमुख यानी चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। तो आप लोग को शायद आप लोग को याद होगा चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे, यानी कि पहले कौन थे? चिंतारामन देशमुख थे। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर है,
चलिए बस कुछ क्वेश्चंस और है, इसको भी करवा देते हैं। दो सकेंद्रीय वृत्तों में से सबसे बड़े वृत्तों में से बड़े वृत्त की एक जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, या छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो दोनों वृत्तों के बीच वलयाकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए सबसे पहले आप लोगों को सेकेंडरी वृत्त बनाना, एक वृत्त है और ये आप लोग का ये वृत्त होगा, क्लियर है। इसके रिगार्डिंग में आप लोग को जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहले सेंटर होता है, यहाँ से आप लोग को इसका ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। इसी के रिगार्डिंग इसका हम लोग का ये रेडियस हो गया, क्लियर है। और आप लोग को निकालना है सबसे पहले जीवा की लंबाई 20 है, तो 20 है तो अल्टीमेटली आप लोगों को मैं बताया था ये बीच में 90 डिग्री होता है। जब भी 90 डिग्री होता है तो हाफ होता था, यानी 10 ये है तो ये भी 10 हो गया, क्लियर है। और आप लोग को क्या निकालना है, इसके वृत्तों की वलयाकार भाग का क्षेत्रफल निकालना। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग मान लीजिए इसको कैपिटल आर मान लें, इसको स्मॉल आर मान लें, दोनों का क्षेत्रफल। तो अल्टीमेटली अगर आप लोग निकालिए तो देखिए कर्ण स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर कीजिएगा तो बेस का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, यहाँ से निकाल लीजिएगा। अब दोनों का एरिया निकालिए तो हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल स्क्वायर कीजिएगा, बराबर क्या करेंगे 100 करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए सॉरी ये तो वैल्यू ही दिया था, अब इसका वैल्यू क्या 100, तो यहाँ पे वैल्यू देखिएगा तो 100 पाई इसका आंसर आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो 100 पाई इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए बस कुछ क्वेश्चन और बचा है, आप लोग खुद से कर सकते हैं। देखिए इसमें ये है, यदि बल्लेबाज ने 440 रन बनाए तो उसके द्वारा चौका मारकर कितने रन बनाए गए। तो चौका को किससे बोल रहे थे, चौका को घड़ा किए ना, तो चौका के लिए क्या देखिएगा तो ये है 30% है, तो 440 का हम लोग क्या करेंगे 30% निकाल देंगे, बना लीजिए ना ये। तो यहाँ पे देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, 4 3 12 हो गया, 4 3 12 और 1 13, यानी 132 हो गया। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए ये क्वेश्चन है, इसमें भी आप लोग कुल संख्या ज्ञात कर लिए, यानी सारे को ऐड कर दिए, सभी 4 बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल संख्या, तो 800 इस सारे को जोड़ दीजिएगा तो अल्टीमेटली 3270 आ जाएगा। देखिए प्रथम 500 प्राकृत संख्याओं में से एकाएक एक संख्या चुनी जाती है, क्या प्रायिकता है कि चुनी गई संख्या 5 अथवा 15 से पूर्ण विभक्त है। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ पे टोटल एनएस, यानी कि टोटल एनएस अगर देखिए तो 500 लिख रहा था हम लोग फ्रेंड्स, 500 लिख दिए। अब देखिएगा आपको बोल रहा कि कौन सा संख्या है जो 5 और 15 दोनों से विभाज्य है, 5 और 15 लिख रहा है ये, तो 5 और 15 लिख रहा, तो अल्टीमेटली 5 और 15 के लिए जो होना चाहिए वह आप लोग को क्या करना पड़ेगा 3 और 5 के रूप में लिखना पड़ेगा, क्लियर है। तो इसके लिए अगर निकालेंगे तो 5 और 15 से देखिए सबसे पहले इंटरसेक्शन निकाले, 5 हो गया, 15 30 हो जाएगा, फिर 45 हो जाएगा, डॉट डॉट 500 तक जाए तो 495 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इंटरसेक्शन टोटल देखिए तो 15 आ जाएगा, तो 15 बटा क्या करेंगे 595, टोटल 33 आ जाएगा फ्रेंड, 33 आ जाएगा। रुकिए यानी यहाँ पे अगर करिएगा देखिए E1 इंटरसेक्शन E2 निकालेगा तो टोटल ही कितना आ गया, तो देखिए टोटल 495 था ना, 495 को 15 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 33 आ गया। और हम लोग को निकालना है रेशियो के रूप में, तो हम लोग प्रायिकता निकालेंगे, तो प्रायिकता का यानी पीई का फार्मूला निकालेंगे। तो आप लोग जानते हैं हम लोग क्या लेंगे प्रायिकता ऑफ E1, यानी 5 के लिए निकालेंगे, फिर 15 के लिए निकालेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस वाला यानी इंटरसेक्शन वाला को माइनस कर देंगे। तो इसके रिगार्डिंग निकालिए तो 233 बटा 500 आएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण 4x + 6y = 9 द्वारा प्रदर्शित रेखा का ढाल क्या होगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोग क्लास 11th का, इसमें स्लोप निकालना है, वो भी क्वेश्चन 11th का था, तो इसमें स्लोप निकालना। तो हमेशा याद रखें स्लोप का फार्मूला जो होता है -x/y होता है, कोएफिशिएंट ऑफ। तो देखिए x का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे -4 लिखिएगा, y का कितना 6 है, इसको कैंसिलेशन कीजिए तो -2/3 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 5 दोस्तों का भार 67 kg, 85 kg, 70 kg और 90 kg और 103 kg है, तो उसका औसत भार क्या होगा। जब भी आता है तो हम लोग सारे का सम कर देंगे, 67 प्लस क्या लिखेंगे 85 प्लस 70 कर देंगे, प्लस 90 कर देंगे, प्लस क्या लिखेंगे 103 करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, टोटल 5 था तो 5 से डिवाइड करेंगे। अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर सम कीजिएगा तो 415 आ जाएगा, 415 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो आप लोग के सामने आ जाएगा 83, तो राइट आंसर आएगा 83 kg। तो फ्रेंड्स राइट आंसर आएगा 83 kg इज द राइट आंसर। तो चलिए कैसा लगा फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये आप लोग को कहीं आंसर में डाउट होगा तो आप लोग के सामने ये आंसर की देख सकते हैं, क्लियर है। चलिए और बीपीएससी TRE 4.0 के लिए भी मैं PGT TGT या फिर 6 to 8 सारे क्वेश्चन का मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो तैयारी कीजिए हमारे चैनल के साथ, मैं आप लोग के सामने बहुत ही डिस्कस कर दूंगा, हर टाइप के क्वेश्चन को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग। और कहीं कुछ अगर आप लोग का मिस्टेक हुआ होगा तो फ्रेंड उसके लिए क्षमा है, आप लोग बताइएगा ताकि मैं उसको सुधार कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। अगेन आई रिपीट, किस्मत लेकर आना और कर्म लेकर जाना, बस इसी का नाम है ज़िंदगी। तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं इस थॉट के
साथ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। नाम आप लोगों को मैं जानते हैं सागर कुमार, ठीक है। और अगर आप लोग को PDF चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट।